देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर भी है मैम। अच्छा देखो हम लोग सर्विस कॉस्टिंग कर रहे थे इसमें इलास्ट्रेशन ये 8 जो है ये हम लोग का इनकम्प्लीट है। ठीक है 8 में हम लोगों ने पहला ये देखो 8 नंबर ही मैंने ओपन कर रखा है। इसमें हम लोग का पहला वाला क्वेश्चन जो है हो गया है। ठीक है कि कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे। और उस क्लास में मैंने तुम लोग को कंट्रीब्यूशन का मतलब भी समझाया था कि क्या कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि इसके पहले तुम लोग को शायद ये तो ना पता हो। ठीक है अच्छा कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के बाद कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट हम लोग को बोला गया था कि कैलकुलेट करके दिखाना है ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द हॉस्पिटल। तो सबसे पहला बात है ये इसका मतलब क्या है, तो वो भी मैंने तुम लोग को बताया था। ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। और मैंने बोला था कि इकोनॉमिक्स में शायद तुम लोग अगर कभी इकोनॉमिक्स पढ़े हो, इनको इकोनॉमिक्स था तो वहां देखा होगा और मैंने यहाँ समझाया भी था। नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन का मतलब कि जब हम लोग को सेल करके ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है ना तो कोई लॉस हो रहा है, मतलब जितना हम लोग का टोटल कॉस्ट है यानी फिक्स्ड और वेरिएबल और सेल वैल्यू एक ही जैसा है। ठीक है जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, यहाँ पर देखो हम लोग का 2500 का सेल था और फिक्स्ड कॉस्ट और हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट मिला के भी अगर 2500 है तो हम लोग का नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। अब बोला है कि ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है अब पॉइंट का मतलब क्या होता है? गुड इवनिंग तश। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब हो जाता है कि कितना क्वांटिटी में सेल करना है, कितने क्वांटिटी में सेल करना है। ठीक है ताकि हम लोग का नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन आए, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन आए। ठीक है ये पता करना है हम लोग को। ठीक है क्योंकि यहाँ पर बोला है पॉइंट ना, तो पॉइंट का मतलब होता है क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी का सेल करने से हम लोग का नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन आएगा। जैसे कि देखो ये जो मैंने लास्ट दिन एग्जांपल दिया था तुम लोगों को यहाँ पर, जिससे मैंने ये बताया कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। तो ये देखो यहाँ पर मैंने बोला था कि अगर हम लोग 5 रुपीज वाला 500 पेन बेच रहे हैं तो हमें 2500 सेल मिल रहा है। सेल वैल्यू हम लोग का इस पेन को बेचने के लिए वेरिएबल कॉस्ट लग जाता है 2 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट मतलब पेन बेचेंगे तो ही होगा नहीं तो नहीं होगा, है ना। वेरिएबल का मतलब जो आउटपुट के साथ रिलेटेड है। तो 2 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट है, 500 पेन का तो 1000, कंट्रीब्यूशन आ गया 1500 और फिक्स्ड कॉस्ट है सपोज 1500। मतलब हम लोग सेल करें या ना करें, मतलब हम लोग पेन का प्रोडक्शन करके बेचे या ना बेचे हमारा जो खर्चा लगेगा ही लगेगा वो फिक्स्ड कॉस्ट होता है। तो हम लोग का नो प्रॉफिट नो लॉस ओके जीरो हो गया। ठीक है अगर कोई पूछे ब्रेक इवन पॉइंट बताओ मतलब कितना सेल करने से हम लोग का नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन आएगा, क्योंकि मैंने बोला था पहले बिजनेस हम लोग का नेगेटिव में रहता है, फिर वो जीरो में ट्रांसफर होता है, फिर पॉजिटिव होना स्टार्ट होता है। ठीक है अच्छा तो यहाँ पर देखो कंट्रीब्यूशन कितना है 1500। ठीक है कंट्रीब्यूशन है 1500। अच्छा अब डिवाइडेड बाय यहाँ पर अगर हम लोग करते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, पर यूनिट का मतलब है कि एक पेन बेच के कितना कंट्रीब्यूशन मिलता है। 1500 का जो हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है वो कितने पेन बेचने से, 500 पेन बेचने से। ठीक है 1500 का कंट्रीब्यूशन तो हम लोगों का 3 रुपीज है, ₹3 पर पेन है हम लोग का कंट्रीब्यूशन। मतलब एक पेन सेल करने पे एक पेन 5 रुपीज का बिकता है, उसमें हम लोग का कंट्रीब्यूशन होता है 3 रुपीज का। ठीक है मतलब वेरिएबल कॉस्ट 2 हो गया, क्योंकि मैंने तुम लोग को सिखाया था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ही कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है अब अगर हमें कभी क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन बता दें जो कि 3 आ रहा है, सेल्स वैल्यू 5 है, तो वेरिएबल कॉस्ट हम लोग 2 बोल सकेंगे। ठीक है अगर हम लोग इसको 3 से डिवाइड करते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से ₹3 पर यूनिट से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 500। वो तो दिख ही रहा है बट 500
क्या होगा? देखो रुपीस रुपीस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 500 पर यूनिट हो जाएगा, है ना? रुपीस रुपीस कैंसिल आउट, तो इससे क्या आंसर आया? ये आंसर आ रहा है कि अगर हम लोग 500 पेन बेचेंगे तो हम लोगों का नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होगा। मतलब बिजनेस को नेगेटिव से जीरो तक लेके जाने के लिए हमें 500 यूनिट पेन बेचना पड़ेगा अगर हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट ₹2 पर यूनिट है, फिक्स्ड कॉस्ट 1500 यूनिट है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला बात बताने का रीजन क्या है? क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन दिया था कि बताओ ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। ये एक्चुअली चैप्टर हम लोग का मार्जिनल कॉस्टिंग का है, जो अभी तक मैंने नहीं करवाया है, इसके बाद करेंगे हम लोग। अब मार्जिनल कॉस्टिंग में ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला हमें बताया गया है ऐसे, ये देखो, टोटल कंट्रीब्यूशन किसी भी चीज का, जो भी बिजनेस का हो रहा है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है? सॉरी, फिक्स्ड कॉस्ट, मैंने थोड़ा सा यहाँ गलत लिख दिया, टोटल कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मैंने थोड़ा सा शायद गलत बता दिया यहाँ पर लिखते लिखते, ये फिक्स्ड कॉस्ट होगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये फिक्स्ड कॉस्ट को डिनोट कर रहा है, मतलब ये वाले 1500 को, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे, ये देखो मैंने कंसेप्ट क्या बोला था, अगर मेरे पास इतना कंट्रीब्यूशन है कि हम अपना फिक्स्ड कॉस्ट पे कर देंगे और उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, है ना? मेरा कंट्रीब्यूशन भी 1500, फिक्स्ड कॉस्ट भी 1500, इसका मतलब मेरे पास इतना कंट्रीब्यूशन है कि उससे हम अपना फिक्स्ड कॉस्ट पे कर देंगे, बट मेरे पास कुछ नहीं बच रहा है। अगर बचेगा तो बिजनेस प्रॉफिट बना रहा है, नहीं बच रहा है, जीरो है, तो बिजनेस ना तो प्रॉफिट में है ना तो लॉस में है। और अगर नेगेटिव होगा, मैंने यहाँ पे 2-3 एग्जांपल लिख के दिखाया भी था तुम लोग को, अगर नेगेटिव होगा तो हम लोग का बिजनेस अभी भी लॉस में रन कर रहा है, ठीक है? तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करके देना है? ब्रेक इवन पॉइंट, जिसका मतलब होता है कि हम लोगों को कितने सारे जो है प्रोडक्ट सेल करने चाहिए या कितना सर्विस सेल होना चाहिए ताकि हम लोग अपना फिक्स्ड कॉस्ट पे कर पाए, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास कुछ ना बचे, जीरो हो जाए। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोग को क्या कैलकुलेट करना था? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि मैंने तुम लोग को होमवर्क दिया था कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करके रखना है तुम लोग को, ठीक है? तो हम यहाँ पर बता देते हैं, देखो फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग का क्या क्या होगा। ये क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट हम लोगों ने उस दिन आइडेंटिफाई भी कर लिया था कि कौन कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट होगा, एक्चुअली दिया हुआ ही था हम लोग का क्वेश्चन में, ठीक है? ब्रैकेट ब्रैकेट में दिया हुआ था क्या फिक्स्ड कॉस्ट है और क्या फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, ठीक है? जैसे सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग का हो जाएगा ये रेंट 75,000, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये देखो रेंट। अच्छा, सब हमें ना जो है ईयरली लेना था, मैंने बोला भी था कि हम लोग सारे डेटा ईयरली कैलकुलेट करें, तो ये भी ईयरली ही कैलकुलेट करना है। तो 75,000 पर मंथ इंटू 12 हो जाएगा, क्योंकि पर मंथ बोला है तो ईयरली इंटू 12 करना पड़ेगा। तो 75 इंटू 12 ये हो गया हम लोग का 9 लाख, ठीक है? ये हम लोग का 9 लाख हो जाएगा। अच्छा, रेंट के बाद जो भी फिक्स्ड कॉस्ट है लिखते जाओ। रेंट के बाद था सुपरवाइजर को सैलरी, ये भी फिक्स्ड होता है, हम लोगों ने लास्ट दिन आइडेंटिफाई ये सारी चीज कर ही लिए थे। तो सुपरवाइजर सैलरी कितना हो जाएगा? देखो 25,000 पर मंथ था, 2 सुपरवाइजर था, तो ये भी तुम लोगों ने बताया था कितना होगा, 20,000 पर मंथ, ठीक है? इंटू 12, यानी ईयरली कितना होगा? ये अमाउंट अभी 2 जन को देना है, तो ये हम लोग का हो जाएगा 6 लाख, ठीक है? ये देखो 12 और 2 24 और 25 हम लोग का 600 होगा, ये देखो 600, और यहाँ पर बाकी जीरो यूज करके 6 लाख हो रहा है। सुपरवाइजर के बाद नर्स का सैलरी था, नर्स सैलरी, ठीक है? ये देखो नर्स को कितना देना है? 4 नर्स है, 20,000 पर मंथ करके एक एक जन को मिलता है, तो 20,000 पर मंथ, तो 12 मंथ्स का मिल जाएगा 2,40,000, और 4 नर्स है, ठीक है? तो 2,40,000 इंटू 4 यानी 9,60,000, ठीक है? नर्स हो गया। उसके बाद वार्ड बॉय, ये देखो इनको कितना सैलरी जाता है? इनको जाता है 50,000 पर मंथ, 4 लोग हैं तो 50,000 पर मंथ, और 4 लोग हैं, 12 मंथ्स इंटू करेंगे तो पूरे ईयर का मिल जाएगा। 50,000 इंटू 12 यानी 6 लाख पर मंथ, 6 लाख इंटू 4 ये हो जाएगा हम लोग का, नहीं 6 लाख नहीं, 60,000 हो रहा है शायद, देखते 50,000 इंटू 12 इंटू 4 24 लाख हो रहा है। अच्छा, मेरा गलत लिखा है, मैंने लगता है 5,000 है, हाँ 5,000, ठीक है? 5,000,
ठीक कर लेते हैं, एक जीरो कम हो जाएगा, इसका मतलब 2,40,000 हो जाएगा। अच्छा, और फिक्स्ड कॉस्ट क्या था डॉक्टर को? तो ये तो पेशेंट का जो है विजिट के ऊपर इनको मिलता था, तो वो हम लोग वेरिएबल में लिख चुके हैं, रिपेयर्स लिखेंगे और फिक्स्ड में अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस लिखेंगे, रिपेयर्स और अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस, अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अच्छा, रिपेयर्स है हम लोग का, रिपेयर्स 81,000 फिक्स्ड बोला है, और ये सब देखो ईयरली दिया हुआ था, इसीलिए इसमें इंटू 12 वगैरह करने का जरूरत नहीं हो रहा है। अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस देखो बाकी क्यों नहीं लिया, सब लिखा हुआ है, वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल, ऑलरेडी वेरिएबल में लेके कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस 10,80,000 और एडमिनिस्ट्रेशन का बोला है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10,80,000। और एडमिनिस्ट्रेशन मैंने बोला था जो सैलरी वगैरह जिनको मिलता है, यानी हम लोग का फिक्स्ड का होगा, 10 लाख बोला है, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 10 लाख। अब हम लोग सबसे पहले सारे फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर लेंगे, ठीक है? तो देखते हैं कितना हो जाएगा। 9 लाख प्लस 6 लाख, ये हो गया 15 लाख प्लस 9.6, 9,60,000, 24,60,000 और 2,40,000 मतलब 2.4। अच्छा, ये हो गया 27 लाख, 10,80,000 और 10 लाख मतलब 20.8 कर दिया मैंने। और 81 48,61,000 होगा, 48,61,000 ये हम लोग का हो गया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो मैंने तुम लोग को टास्क दिया था कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है? अच्छा, अब हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेट करके देना है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, ठीक है? ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा हॉस्पिटल का? ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, मतलब सेल करने के बाद हमारे पास कुछ नहीं बच रहा है, तो इसका मतलब देखो हम लोग का कंट्रीब्यूशन इतना है, एक एक पेशेंट से हम लोग इतना कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं। अब हमारे पास कब ऐसा सिचुएशन होगा कि ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा? जब हम लोग के पास जो कंट्रीब्यूशन है वो पे करने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है? तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट, इसका मतलब है ऐसा कितना यूनिट सेल कर दे ताकि हम लोगों का नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पर लिखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट पर डे, ठीक है? ये फॉर्मूला है, और फॉर्मूला हम समझा भी रहे थे तुम लोग को, अभी फिर से और एक बार बता देंगे। देखो फिक्स्ड कॉस्ट कितना आया, 48,61,000, ठीक है? 48,61,000 हमें रिकवर करना है, तो हम लोग का नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होगा, तो इसके लिए हमें कितना पेशेंट को देखना पड़ेगा, मतलब पेशेंट से कितना हमें मिल जाए अमाउंट ताकि हम लोग ये रिकवर कर पाए। तो एक एक पेशेंट से हमें कितना मिल रहा है कंट्रीब्यूशन, ये 1299.375, 1299.375 ये हमें मिल रहा है। यहाँ पर ₹1299.375 ये हो गया, डिवाइड कर लेते हैं, देखो 48,61,000 डिवाइडेड बाई 1299.375, तो इसका आंसर आ गया हम लोग का 3741, ठीक है? 3741 आ रहा है, 3741 पेशेंट डेज, इसका आंसर ये होगा पेशेंट डेज, ठीक है? ये फिक्स्ड कॉस्ट रुपीस में है, ये है रुपीस इतना पर पेशेंट पर डे, एक्चुअली इसका क्या है कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट पर डे, ऐसे लिख दो तो समझ में आएगा इसका यूनिट ऐसे क्यों हुआ, पर पेशेंट पर डे, ठीक है? रुपीस रुपीस कैंसिल आउट, ये डिवाइड करने के बाद क्या बचा, पर पेशेंट पर डे। मतलब अगर हम लोग एक दिन में एक पेशेंट से जो है, मतलब इतना सारा पेशेंट अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है? एक दिन में अगर हम लोग 3,741 पेशेंट को अटेंड करते हैं, तो उनसे जो हमें जो है मतलब जो विजिटिंग चार्जेस मिलेगा, जो कि इनके इनकम का सिस्टम है,
तब जाके हम लोगों का नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में हो जाएगा बिजनेस। मतलब ऐसा सिचुएशन में होगा जबकि हमारा सेल करके ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना तो कोई लॉस होगा। जैसे ये वाला देखो, यहाँ पर हम लोगों ने जो एग्जांपल दिया था कि अगर हम लोगों का फिक्स्ड कॉस्ट है 1500, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो रहा है, कंट्रीब्यूशन टोटल है इतना, कितना पेन बेच के, 500 पेन बेच के, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 3 है, तो 3 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 500 आ जाएगा। ठीक है, 3 से अगर डिवाइड करोगे तो आंसर हम लोग का कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर हमें 1500 का फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करके दिखाना है, ठीक है, तो एटलीस्ट कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, एक एक यूनिट सेल पे 3 रुपीज करके कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो इसका ये फॉर्मूला क्यों हो रहा है, देखो अगर मुझे 3 रुपीज रिकवर करना है कंट्रीब्यूशन का, तो मुझे 1 रुपया एटलीस्ट क्या करना पड़ेगा, एक पेन बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे अगर 1 रुपया रिकवर करना है तो 1/3 पेन सेल करना पड़ेगा। तो मुझे अगर 1500 रुपीज का फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करना है तो मुझे 1500 इंटू 1/3 इतने सारे पेन को सेल करना पड़ेगा, यानी 500 पेन को सेल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही कंडीशन हुआ कि अगर हमें फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करना है कंट्रीब्यूशन के थ्रू से, तो हमें इतने सारे पेशेंट को पर डे देखना पड़ेगा। ठीक है, ये ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का बाकी था पॉइंट, तो ये मैंने बोला कि कैसे करके होगा। ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट जब करोगे तो इसके बारे में और भी डिटेल्स में तब बताएंगे। ठीक है, कि ब्रेक इवन पॉइंट में बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे तो और भी इजीली समझ में आएगा। अभी ये पॉइंट जितना समझ में आया ठीक है, अगर लगता है थोड़ा बहुत डाउट है तो मुझे लगता है वो मार्जिनल कॉस्टिंग में पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उस पे इसी सारे पॉइंट पे क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इतना ही समझ में आया होगा कि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कि बिजनेस का फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट पे करने के बाद मेरे पास कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट पे कर देते हैं तो हमारे पास इतना बचता है। अब इसी से हम लोग अपना फिक्स्ड कॉस्ट पे कर पाते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग का इतना है और कंट्रीब्यूशन टोटल इतना है, एक एक पेशेंट से कंट्रीब्यूशन हमें मिलता है इतना, मतलब एक पेशेंट को विजिट करने के बाद जो उनसे हम लोग फीस लेते हैं उससे हमारा वेरिएबल कॉस्ट पे करने के बाद ये कंट्रीब्यूशन बचता है। तो अगर एक पेशेंट से ये मिलता है तो इतना रिकवर करने के लिए कितने सारे पेशेंट को विजिट करना पड़ेगा, तो 3741, यही वाला कंसेप्ट है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हम लोग फ्रेश क्वेश्चन ले लेते हैं, इलास्ट्रेशन 9। ठीक है, ये वाला करते हैं, ये एक अलग पॉइंट है। देखो इसमें क्या बोला है, फ्रॉम following are the data pertaining to Infotech Private Limited for the year 2021। Infotech Private Limited का हमें यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। क्या डेटा दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 5 लोग काम करते हैं, 15 लाख बोल रहा है कि सैलरी टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर 5% 15 लाख, मतलब टोटल 5% का सैलरी है। सैलरी टू प्रोजेक्ट लीडर 2%। कोई प्रोजेक्ट अगर होता है तो एक लीडर होता है, ठीक है, उसके अंदर बाकी लोग काम करते हैं, तो बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट लीडर जो है वो 2 जन है और उनको सैलरी जाता है 9 लाख। सैलरी टू प्रोजेक्ट मैनेजर, ये है लीडर ये है मैनेजर, 6 लाख। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 3 लाख, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 12 लाख। ठीक है, कंपनी एग्जीक्यूट से प्रोजेक्ट XYZ, ये कंपनी जो है कि इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड ये एक प्रोजेक्ट बना रही है जिसका नाम है XYZ। द डिटेल्स ऑफ सेम आर एज फॉलोज। अब इस प्रोजेक्ट का डिटेल्स इन्होंने दे रखा है, पहले तो कंपनी में कौन कौन लोग काम करते थे और इनको क्या सैलरी मिलता है वो बताया। कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते हैं, प्रोजेक्ट लीडर्स काम करते हैं जो कि 2 है, प्रोजेक्ट मैनेजर काम करते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा होता है। प्रोजेक्ट एक ये बना रहे हैं जिसका नाम है XYZ और जिसको कंप्लीट करने में 6 मंथ्स लगेगा। 6 मंथ्स का प्रोजेक्ट है। हमें यहाँ पर ना सारे प्रोजेक्ट का डिटेल्स दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन में बोल रहा है। 1 प्रोजेक्ट लीडर एंड 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर विल इन्वॉल्व फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये जो XYZ प्रोजेक्ट ये लोग कर रहे हैं, मतलब इनका चल रहा है, उसमें एक ही प्रोजेक्ट लीडर को लेना पड़ेगा, मतलब प्रोजेक्ट लीडर 2 है, इनमें से कोई एक इस प्रोजेक्ट में काम करेगा, ये बोल रहा है। ठीक है, और एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट वेयर
प्रोजेक्ट मैनेजर स्पेंड्स 2 months एफर्ट, और प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो भी यहाँ काम करेंगे लेकिन 2 months के लिए। प्रोजेक्ट मैनेजर तो एक ही है जो कि इसी प्रोजेक्ट में काम करेंगे लेकिन 2 months के लिए। अच्छा, फिर यहाँ पर बोल रहा है ट्रैवल एक्सपेंसेस है इस प्रोजेक्ट का 1,87,500, मतलब इस प्रोजेक्ट के लिए अगर कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है तो उसका जो खर्चा है वो आ रहा है 1,87,500। 2 लैपटॉप्स वेयर परचेज्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 50,000 ईच। इस प्रोजेक्ट को रेडी करने के लिए 2 लैपटॉप खरीदा गया है जो कि एक एक लैपटॉप 50,000 का है फॉर यूज इन द प्रोजेक्ट, ताकि वो प्रोजेक्ट में इस लैपटॉप को यूज कर पाए। द लाइफ ऑफ द सेम इज एस्टिमेटेड 2 years। तो हमें क्या करना पड़ता है, फिक्स्ड एसेट का तो कॉस्ट नहीं ऐड कर सकते। अगर हमें जैसे बोला है देखो प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट बनाओ, हमें करने क्या बोला है, प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट, मतलब इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का कॉस्ट कितना होगा, मतलब इस प्रोजेक्ट को रेडी करने का कितना खर्चा होगा, कितने का प्रोजेक्ट बन जाएगा, ये हमें कैलकुलेट करके देना है। तो वहां हमें लैपटॉप का क्या लगाना पड़ेगा, डिप्रिशिएशन। कितने दिन का लगाएंगे, 6 months का प्रोजेक्ट है तो डिप्रिशिएशन भी 6 months का लगेगा। ठीक है, अगर मेरा एक प्रोजेक्ट टोटल 6 months चलेगा तो मुझे टोटल 6 months में क्या क्या खर्चा हो रहा है वो ऐड करके बोलना पड़ेगा कि मेरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट इतना है, बस और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ एक स्पेशल पॉइंट दिया है, कंसिडरिंग ओवरहेड्स आर एब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी। हमें यहाँ पर क्या बोला है कि जितने भी ओवरहेड्स है वो सैलरी के बेसिस पे एब्सॉर्ब होंगे। अब ये क्या नया पॉइंट आ गया, देखो सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करो कि ओवरहेड कौन कौन सा है। तो मैंने तुम लोग को लास्ट दिन बताया था कि ओवरहेड का मतलब होता है, जिसको कॉस्ट में ओवरहेड बोलते हैं उसी को नॉर्मल अगर बोले तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है कि जो हमारे प्रोडक्शन के काम के साथ या फिर जो भी हम लोग काम करें उसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली रिलेटेड जो आइटम्स है उसमें ये है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। ठीक है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। क्यों, देखो अगर मान लो इस प्रोजेक्ट के काम में जो भी लोग इन्वॉल्व है, ठीक है, उसमें देखो बोल रहा है कि 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लेना है, ये 5 में से 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ले लेंगे और 2 प्रोजेक्ट लीडर में से 1 प्रोजेक्ट लीडर को लेंगे और प्रोजेक्ट मैनेजर भी रहेंगे, ऐसा इस पैरा में बोला हुआ था। अगर इनमें से कोई भी एक नहीं आता है तो प्रोजेक्ट का काम एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों मिलके ये काम कर रहे हैं, तीनों बोल रहे हैं, 3, 4 और 1, 5 जन मिलके ये काम कर रहे हैं। लेकिन अगर रिपेयर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कोई नहीं आता है जो कि रिपेयर मेंटेनेंस का काम करता है तो भी प्रोजेक्ट का काम चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग काम करते हैं, मतलब मान लो कोई अकाउंटेंट है, कोई कुछ और है जो कि सैलरी बेसिस पे काम कर रहा है, ठीक है, तो उनको उनमें से कोई अगर मान लो बाई चांस जो है नहीं आते हैं तो भी प्रोजेक्ट का काम एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ये लोग मेन है, ठीक है, ये अगर नहीं आएंगे, जैसे देखो मैंने तुम लोग को बोला था कि अगर मान लो तुम लोग का फर्नीचर का बिजनेस है तो जो कारपेंटर नहीं आएगा तो प्रोडक्शन का काम बंद हो जाएगा। लेकिन मान लो फैक्ट्री के बाहर हम लोगों ने एक जो है सिक्योरिटी गार्ड को रखा है ताकि कुछ चोरी वगैरह ना हो, सिक्योरिटी पर्पस के लिए सिक्योरिटी गार्ड को रखा जाता है। तो बाई चांस अगर किसी दिन सिक्योरिटी गार्ड नहीं आते हैं, ठीक है, तो क्या हम लोग का फर्नीचर का काम बंद होगा? नहीं, फर्नीचर बनाने का काम तभी बंद होगा अगर कारपेंटर नहीं आता है। तो वो हो गए डायरेक्ट लेबर और ये हो गए इनडायरेक्ट। वैसे ही हमें यहाँ पर जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो फाइंड आउट करना है। फिर एब्सॉर्ब का मतलब हम बताएंगे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये दो हो गया, क्योंकि ये दो डिपार्टमेंट में अगर किसी दिन ये दो डिपार्टमेंट से कोई एक डिपार्टमेंट अगर बंद भी होता है तो भी प्रोजेक्ट का काम चलेगा। अगर ये तीनों में से कोई नहीं आते हैं तो प्रोजेक्ट का काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब ये एक्सपेंसेस को हमें क्या करना है, एब्सॉर्ब करना है। एब्सॉर्ब करने का मतलब होता है कि प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करना, मतलब सीधा बात है रिपेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को हमें प्रोजेक्ट कॉस्ट में ऐड करना है, लेकिन डायरेक्टली नहीं करना है। कैसे करना है, बेसिस ऑफ सैलरी, सैलरी के बेसिस पे करके दिखाना है। ठीक है, सैलरी के बेसिस पे करके दिखाना है, इसका मतलब ये देखो ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन, देखो ओवरहेड को कैसे एब्जॉर्ब करवाना है, टोटल ओवरहेड, ठीक है, कैसे करके हम लोग करेंगे, टोटल ओवरहेड, ओवरहेड एब्जॉर्ब कैसे होगा, टोटल ओवरहेड जो है उसको हमें एब्जॉर्ब करवाना है सैलरी के बेसिस में। तो ऑन द बेसिस, जो भी बेसिस होगा उसके हिसाब से डिवाइड कर देना है। मतलब ये देखो हम लोग का टोटल ओवरहेड कितना है 12 लाख और 3 लाख कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 लाख। ठीक है, ये हम लोग डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते प्रोजेक्ट के कॉस्ट में। ठीक है, हमें इसको ऐड करना है
कैसे करके इसका बेस लेना है, बेस यानी डिवाइड करके जो हमारा आता है वही तो बेस होता है। जैसे x बाई वाई बेस हो गया ना, तो कौन से बेसिस पे लेना है, सैलरी के बेसिस पे। तो सैलरी जितना पे होगा इस प्रोजेक्ट के लिए उसके बेसिस पे हमें ये 15 लाख को एब्सॉर्ब करवाना है। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं, एक्चुअली ओवरहेड का जो चैप्टर है, ओवरहेड के चैप्टर में क्या होता है, ओवरहेड को एब्सॉर्ब करवाने का 5-6 मेथड होता है। ठीक है, सारे मेथड्स में एक ही चीज बोला हुआ है, जो भी ओवरहेड है और जिस बेसिस पे हमें एब्सॉर्ब करवाने बोला है उस बेसिस से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बेसिस। ये भी ओवरहेड का है, तो मुझे नहीं लगता ये नहीं समझ में आएगा, ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोग को कैसे बेसिस पे करना है, डायरेक्टली नहीं करना है, किसी को थ्रू करके करना है। ठीक है, किसको, सैलरी को थ्रू करके करना है। तो जैसे हमें बोलेगा वैसे ही हमें कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर दिया है कि ओवरहेड को हमें सैलरी के बेसिस पे जो है एब्सॉर्ब यानी कि प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करना है। एब्सॉर्ब करने का मतलब है प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करना। देखो, कॉस्ट में एब्सॉर्ब का मतलब होता है ऐड ऑन प्रोडक्ट कॉस्ट। अब ये तो प्रोडक्ट नहीं है तो सर्विस कॉस्ट। ठीक है, ये तो प्रोडक्ट नहीं पढ़ रहे हैं तो सर्विस कॉस्ट या प्रोडक्ट कॉस्ट जो भी है उसमें जब हम लोग ऐड करेंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं एब्सॉर्ब करवाना। ठीक है, तो हम लोग अभी प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट बना सकते हैं और यहाँ पर हम लोग ये सैलरी, ये वाला जो सैलरी, ये 3 सैलरी कैसे करके लगेगा वो तुम लोग मुझे बताओ कि कैसे होगा। ठीक है, हम एक बताएंगे फिर बाकी 2 तुम लोग बताना। यहाँ पर लिख लेते हैं इलस्ट्रेशन 9, कैलकुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ XYZ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या कॉस्ट लगेगा, देखो सबसे पहले क्या देना पड़ेगा। एक तो प्रोजेक्ट है हम लोग का 6 मंथ्स का, उसका ध्यान रखो कितने दिन का प्रोजेक्ट है, 6 मंथ्स में प्रोजेक्ट हम लोग का रेडी हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोला है, 1 प्रोजेक्ट लीडर को हम लोग को रखना है। तो प्रोजेक्ट लीडर को क्या दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है, तो यहाँ पर भी सैलरी देना पड़ेगा। तो तुम लोग मुझे ये बताओ कि प्रोजेक्ट लीडर को कितना सैलरी देना पड़ेगा। सैलरी टू प्रोजेक्ट लीडर, हम दिखाते हैं क्वेश्चन दिखा के बोल देते हैं। देखो, सैलरी देना पड़ेगा। यहाँ पर हमें बताया था कि अगर 2 लोग काम करते हैं तो उनको सैलरी मिलता है 9 लाख। अच्छा, 9 लाख मतलब कितने दिन का होता है, देखो ऊपर हमें दिया हुआ था 1 साल का। ठीक है, 2021 1 ईयर में 2 जन को 9 लाख सैलरी दिया जाता है। इस प्रोजेक्ट में एक ही प्रोजेक्ट लीडर को रखना है और उन्हें हमें 6 मंथ्स का सैलरी देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रोजेक्ट जितना दिन चलेगा उतने दिन का सैलरी ऐड करके ही तो बताना है कि मेरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना आ रहा है। जबकि काम ही 6 महीना होगा तो सारे खर्चे 6 महीने के जोड़ने होंगे ना। अगर हम लोग का एक्सपेंसेस 6 मंथ्स का होगा तो ऑल एक्सपेंसेस 6 मंथ्स का ही ऐड ऑन करके बताना पड़ेगा। तो एक प्रोजेक्ट लीडर को रखना पड़ेगा इस काम के लिए और उनको हमें फिर 6 मंथ्स का सैलरी देना पड़ेगा। वो कितना होगा ये बताओ कि अगर 2 प्रोजेक्ट लीडर को हम लोग 9 लाख ईयरली देते हैं तो एक प्रोजेक्ट लीडर को हमें 6 मंथ्स का कितना सैलरी देना पड़ेगा, ये तुम लोग मुझे बताओ कितना होगा। बोलो। एक प्रोजेक्ट लीडर का कितना सैलरी होगा साल का, ईयरली कितना होगा। अगर 9 लाख हम लोग का 2 प्रोजेक्ट लीडर का है, ब्रैकेट में तो दिए हुआ है 2 पर्सन, बोलो। मैम 4,50,000 एक जन का 1 साल का सैलरी। हाँ, तो फिर हमें 6 मंथ्स का चाहिए, बोलो 6 मंथ्स का कितना होगा। 2,25,000। हाँ, 2,25,000 होगा, सही है। ये देखो यहाँ पर 15 लाख, ऐसे ब्रैकेट है, 15 बोल रहे हैं, 9 लाख 1 ईयर का है, 1 ईयर का 2 जन का है तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2%। ठीक है, ये है ₹9 लाख पर एनम। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2% करेंगे तो एक जन का निकल जाएगा, एक जन का 1 साल का। ठीक है, हम लोग को क्या चाहिए, 6 मंथ्स का चाहिए। तो कैसे निकालेंगे 6 मंथ्स का, यानी 6/12 कर दो। ठीक है, 6/12 कर दो तो हम लोग का आ जाएगा आंसर 6 मंथ्स और 12 मंथ्स करके। सॉरी, मैंने यहाँ पर फिर से 6 लिख दिया, 6 मंथ्स और 12 मंथ्स। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2,25,000। ठीक है, अच्छा अगर नहीं समझ में आया फिर भी हम फिर से बताते हैं। देखो 9 लाख हम लोग का है
2% का, ठीक है, डिवाइडेड बाय करने से हो जाएगा 4,50,000। ये एक प्रोजेक्ट लीडर का 1 साल का सैलरी, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो पर मंथ का आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो पर मंथ का आ जाएगा। ये देखो डिवाइडेड बाय 12 कर लो, पर मंथ का आ गया। अब इसमें अगर इंटू 6 कर लेंगे 37,500 पर मंथ, इसमें अगर इंटू 6 कर लेंगे तो 6 मंथ्स का आ जाएगा, तो 2,25,000। तो इसको मैंने लिखा कैसे, 9 लाख डिवाइडेड बाई 2, अलग अलग लिखने का जरूरत नहीं होता है, और डिवाइड फिर करना पड़ेगा इसको 12 से। तो ये देखो इंटू 6/12 कर दिया। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, देखो पूरा कैलकुलेशन अगर देखेंगे तो 9 लाख को पहले डिवाइड 2 करना पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा उसको हमें फिर से डिवाइडेड बाई 12 करना पड़ेगा और इंटू 6 करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इंटू 1/12 इंटू 6 ऐसे भी लिख सकते हो, या 6/12 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये जो आंसर आएगा इसको अगर हम लोग डिवाइड 12 कर देंगे तो हमें पर मंथ का मिलेगा, इंटू 6 करेंगे तो 6 मंथ्स का मिलेगा। और ऐसे लिखने का हैबिट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक एक पॉइंट को ऐसे नहीं लिखेंगे। प्रेजेंटेशन हम लोग का इस तरीके से होना चाहिए, रफली एक बार कर लोगे, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके बाद ऐसे लिख के कर सकते हो। तो प्रोजेक्ट लीडर को कितना सैलरी देना है वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा, अब इस प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट लीडर का खर्चा तो निकाल लिया हम लोगों ने, जो कि सैलरी था। 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर रखना है, 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेयर इन्वॉल्व फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। 6 मंथ्स के लिए 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करेंगे, तो उनको कितना सैलरी देना पड़ेगा। सैलरी टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ पर डिटेल्स दे रखा है, फॉर 5% 15 लाख पर एनम। तो बोलो 6 मंथ्स का कितना होगा, 6 मंथ्स का ही निकालना पड़ेगा। चेक करके देखो कितना होगा। बोलो कितना होगा। अरे ये सब तो बचपन का कैलकुलेशन है ना, कि अगर 2 जन को इतना मिल रहा है, 1 जन को कितना मिलेगा, 5 जन को कितना मिलेगा। थोड़ा सा कोशिश करो, हो जाएगा। 15 लाख 5 लोगों को मिल रहा है, हम लोग तो 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर रखने वाले हैं, वो भी 6 मंथ्स के लिए, तो कितना होगा। मैम 3 लोग का 9 लाख। 9 लाख हो रहा है, 4.5 लाख होगा। नहीं मतलब टोटल बोल रहा हूँ वो, आप उसको डिवाइड बाद में कर देंगे तो 4.5 लाख हो जाएगा। अच्छा, मैं 1 साल 4.5। का बोल रहा था, मैं 1 साल का बोल रहा था। अच्छा, 1 साल का है, कोनी का आंसर पीछे धड़ चले। हाँ ठीक हुआ है, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। देखो तो हम लोग यहाँ पर 6 मंथ्स का निकाल लेंगे। तो देखो सबसे पहले 15 लाख हम लोग का, देखो जैसे जिसके दिमाग में आ रहा है, ऐसा नहीं कि हम जैसे बोल रहे हैं वैसे डिवाइड करना नेसेसरी है, इसमें कुछ रूल्स नहीं होता है कॉस्ट में, ठीक है, अकाउंट्स की तरह। तो 15 लाख हम लोग 5 लोगों को देते हैं, तो एक एक जन को कितना देते होंगे, 3 लाख करके, एक एक जन को 3 लाख देते हैं। लेकिन ये कितने टाइम पीरियड के लिए देते हैं, पूरे 1 ईयर का। तो डिवाइडेड बाय 12 कर दो तो हमें पता चल जाएगा कि 1 मंथ का कितना होगा। तो ये देखो 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो हमें 1 मंथ का पता चल गया। पर मंथ 25,000 करके मिलेगा एक एक जन को, ठीक है, क्योंकि मैंने एक जन का निकाल लिया है। तो अब इंटू 6 करने से 6 मंथ्स का मिल जाएगा 1,50,000। और ये मैंने एक जन का निकाला, हमें देने कितने लोगों को है, 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रखा गया इस प्रोजेक्ट के लिए, इंटू 3 कर लो 4.5 लाख ऐसे हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो अब कैसे लिखना है वो तुम लोग के ऊपर है, मैंने पहले ही बोला कुछ रूल्स नहीं है कि तुम लोग को ऐसे ही लिखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करने से मतलब है, ठीक है। तो सैलरी टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो 15 लाख फॉर 5%। ये डिवाइड करने का मतलब है 15 लाख पर एनम है तो 1% पर एनम हो जाएगा। फिर डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हम लोग का पर मंथ का मिल जाएगा, इंटू 6 करेंगे तो 6 मंथ्स का मिल जाएगा। लेकिन ये 1% का हो जाएगा तो इंटू 3% कर लेंगे, क्योंकि 3 लोगों को 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लिया जा रहा है, ठीक है। अब मैंने इस तरीके से लिखा है, तुम लोग आगे 6 लिख लो, 12 बाद में 3 कैसे भी लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा ही लिखना, ऐसा जरूरी नहीं, बस ये सब लिखना है, रुपीज पर एनम पर्सन्स मंथ, ठीक है, ये लिखने से ही होगा। तो 4,50,000 का जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सैलरी पे करना पड़ेगा 6 मंथ्स का 3% का। अच्छा, इसके बाद
देखो और किसे रखा गया है काम में, यहाँ पर बोल रहा है वेयर प्रोजेक्ट मैनेजर स्पेंड 2 months एफर्ट ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। अच्छा, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है इनको 2 months काम करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट पे, तो 2 months के लिए सैलरी जो होगा वही इस प्रोजेक्ट के कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। अगर कोई 2 महीने का अपना एफर्ट लगाएगा किसी काम में तो उस काम का कॉस्ट उनके 2 महीने के सैलरी के साथ ही ऐड ऑन होना चाहिए। तो बोलो कि अगर कोई प्रोजेक्ट मैनेजर 2 months स्पेंड करेगा तो उनको कितना देना पड़ेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर एक ही है क्योंकि कुछ लिखा नहीं 1 2 3, तो फिर एक ही है। सैलरी टू प्रोजेक्ट मैनेजर बोला है, यानी एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जिसको 6 लाख दिया जाता है पूरे 1 ईयर में। तो बोलो कितना होगा। मैम 1 लाख। हाँ 1 लाख हो जाएगा। देखो 6 लाख अगर हम लोग का 12 months का है तो 2 months का कितना हो जाएगा। तो 6 लाख को अगर डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो पर मंथ का आ जाएगा, फिर इसमें मल्टीप्लाइड बाय 2 मंथ करोगे तो हमें 2 मंथ का मिल जाएगा। तो उसमें 1 लाख ही आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे सैलरी टू प्रोजेक्ट मैनेजर 6 लाख ₹6 लाख पर एनम डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स करने से आ जाएगा पर मंथ का सैलरी इंटू 2 मंथ करेंगे तो 2 मंथ का लेंगे। 2 मंथ यहाँ पर लिया, यहाँ 6 ऐसे क्यों लिया, क्योंकि प्रोजेक्ट लीडर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 6 मंथ्स जो है सपोर्ट देना है, मतलब काम करना है इस प्रोजेक्ट में, जबकि प्रोजेक्ट मैनेजर को बस यहाँ पर 2 मंथ्स का ही अपना एफर्ट देना है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए उनका सैलरी का 1 लाख ही यहाँ पर कॉस्ट में ऐड होगा। अब हम यहाँ पर ना टोटल सैलरी निकाल रहे हैं, अभी भी खर्चा 2 लिखना बाकी है, अभी भी 2 एक्सपेंस बाकी है। एक है ट्रैवल एक्सपेंसेस जो कि हमें कैलकुलेट करके दे ही दिया है, और एक है हम लोग का लैपटॉप का डिप्रिशिएशन। लेकिन हम इसे एक बार इसीलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को यहाँ पर बोला है ना कि ओवरहेड के खर्चे को सैलरी पे एब्सॉर्ब करना है, तो एक बार टोटल सैलरी निकाल लेते हैं ताकि उस अमाउंट को हम लोग यूज कर पाएंगे। तो तुम लोग अभी लिखो, समझ जाओगे क्यों इसका यूज कैसे होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल सैलरी। तो टोटल सैलरी हो गया 4 to 5 4 5 6 7 7,75,000 7,75,000 टोटल सैलरी। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड करेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो कि इसी प्रोजेक्ट के लिए हमें अलग से ही बता दिया, इसमें कुछ दूसरे पूरे काम का एडिशन नहीं है। देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इनकट फॉर द प्रोजेक्ट वो बता दिया है। ठीक है, कि टोटल ये जो 6 मंथ्स प्रोजेक्ट चलेगा उसमें ट्रैवल एक्सपेंस होगा 187,500, तो ये हम लोग लिख लेंगे 187,500। प्रोजेक्ट का कॉस्ट ही तो निकालना है, तो सारी कॉस्ट ऐड करना है। अच्छा, उसके बाद लैपटॉप लिया है इसी प्रोजेक्ट के लिए 2 लैपटॉप, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा जिसका लाइफ है हम लोग का 2 years, मतलब इस लैपटॉप का जो लाइफ है वो 2 years है। तो हम लोग कैसे करके डेप्रिसिएशन इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पर लिखेंगे प्लस डेप्रिसिएशन ऑन लैपटॉप। ठीक है, तो तुम लोग मुझे बता सकते हो कितना डेप्रिसिएशन होगा अगर एक लैपटॉप 50,000 का है। ऐसा हम लोगों ने 2 लैपटॉप खरीद लिया है जिसका लाइफ है 2 years। ठीक है, तो हमें डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है, हम लोग का प्रोजेक्ट 6 मंथ्स का है। चलो ये बात मैंने तुम लोग को याद दिला ही दिया। देखो डेप्रिसिएशन तो हमारा किस हिसाब से लगता है, टाइम के हिसाब से, जितना दिन हम लोग एसेट को यूज करेंगे उतने दिन का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो पूरे 6 मंथ्स इसको यूज कर रहे हैं, तो बोलो 6 मंथ्स का कितना डेप्रिसिएशन होना चाहिए 2 लैपटॉप जो कि 50,000 का है। मैम रेट क्या डेप्रिसिएशन का? रेट नहीं दिया है, रेट तो नहीं दिया। 10% दे सकते हैं क्या? नहीं, एज्यूम मत करो कितना होगा, इसको हम लोग एसएलएम मेथड से कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर हमें रेट नहीं देता है तो हम लोग कैसे करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, इस तरीके से करते हैं ना। जैसे अगर हम लोग का एक 10,000 का मोबाइल है, हम लोग अगर इसे जो है 7 साल बाद बेचेंगे तो सपोज हमें 3,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों का
7,000 का डिप्रिशिएशन लग रहा है और 7 साल बाद बेच रहे हैं तो 1,000 करके डिप्रिशिएशन है। अगर हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये मैंने कैलकुलेशन के लिए इसे 7 लिया, इतना तो होता नहीं है जो भी हो, तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम लोग का एक मोबाइल हम लोग के पास 10,000 का, हम लोग एजम्पशन ले रहे हैं कि हम लोग इसे यूज करेंगे जो है 7 साल, ठीक है। और हम लोग ये भी देख रहे हैं अगर 7 साल बाद इसे हम लोग मार्केट में बेचने जाएंगे तो हमें 3,000 रिकवर हो जाएगा, मतलब 7,000 रुपए का, इसका मतलब हम लोग डिप्रिशिएशन लगा चुके हैं, मतलब 7,000 रुपए का हम लोग इस मोबाइल को यूज कर चुके हैं 7 साल में। तो एक साल में कितना यूज किया है, 1,000 रुपए का। तो अगर हमें रेट नहीं देता है तो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और रेट नहीं देने से हम लोग हमेशा वो स्ट्रेट लाइन मेथड पे ही कैलकुलेट कर पाएंगे। बाकी जितने भी मेथड होते हैं ना, सब में रेट देना चाहिए तभी कैलकुलेट कर पाते हैं, मतलब WTV वगैरह में। बाकी और भी बहुत सारा मेथड है जिसमें बिना रेट के आ जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड की तरह, जैसे प्रोडक्शन यूनिट मेथड, ये सब में। तो अभी मैंने जो समझा है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर पाओगे, देखो। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप, यहाँ स्क्रैप नहीं दिया है तो स्क्रैप 0 है, मतलब फ्यूचर में इसका कोई सेल वैल्यू नहीं होगा, एटलीस्ट अभी तो यहाँ पर नहीं बोला है। अगर हम लोग 50,000 का लैपटॉप 2 साल में यूज करेंगे बोल रहे हैं कि इसका लाइफ है एंड द लाइफ ऑफ द सेम, मतलब अगर 2 साल में 50,000 का लैपटॉप यूज करेंगे तो पर ईयर कितने रुपए का लैपटॉप यूज कर रहे हैं, अगर हम लोग इस तरीके से सोचेंगे तो ही तो हमें डिप्रिशिएशन मिलेगा। अगर तुम लोग के पास एक 50,000 का 6 महीने का 12,500, 6 महीने का 12,500, हाँ एक लैपटॉप का। एक लैपटॉप का, और 2 हाँ का 25,000 हो गई। हाँ, 2 का 25,000, सही बात। ये देखो हम लोग को क्या करना है, जब डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करना है, बोल रहे मान लो तुम लोग के पास एक 50,000 का लैपटॉप है, तुम लोग बोल रहे हो इसे हम लोग 2 ही साल यूज कर पाएंगे, ऐसा हम लोग का मानना है, ठीक है। तो इसका मतलब तुम लोग अगर अमाउंट में देखो तो पर ईयर तुम लोग 25,000 का लैपटॉप यूज कर रहे हो, बोल रहे हो मार्केट में इसको कुछ रीसेल भी नहीं कर सकते, मतलब स्क्रैप नहीं है, यहाँ जैसे क्वेश्चन में नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ भी तो हम लोग सेम अप्रोच लगा सकते हैं कि अगर 50,000 का मेरा लैपटॉप है जिसे हम 2 साल में यूज करेंगे, मतलब पर ईयर 25,000 रुपीज का लैपटॉप यूज करेंगे, ये हो गया एक लैपटॉप का 1 साल का यूज का वैल्यू, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पर 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना है, 6 मंथ्स में कितना यूज करेंगे, तो ये हम लोग का हो गया पूरे 12 मंथ्स का, तो डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6 कर लो यहाँ पर, तो हमें मिल जाएगा 12,500। 6 मंथ्स का डिप्रिशिएशन एक लैपटॉप का, क्योंकि मैंने 50,000 पे किया तो 2 लैपटॉप का हो जाएगा हम लोग का 25,000, मतलब ऐसे कैलकुलेट करना है। ये देखो डिप्रिशिएशन ऑन लैपटॉप कैसे हो जाएगा, हम लोग के पास लैपटॉप है 50,000 इंटू 2, ठीक है, नंबर ऑफ लैपटॉप 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर कर लो 2, ये हो गया एस्टिमेटेड लाइफ 2 इयर्स, ठीक है, 2 इयर्स लाइफ हो गया। ये 2 किस चीज का है, 2 लैपटॉप है ना उस चीज का। अगर ऐसा नहीं करना है तो यहाँ से ये हटा दो, डिवाइडेड बाय 2 ईयर कर दो और इनटू कर दो यहाँ पर 6 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स और यहाँ पर इंटू 2 कर दो नंबर ऑफ लैपटॉप, तो हम लोग का आ जाएगा 25,000, ठीक है। 25,000 देखो जैसे ऐसे लिखो ताकि जब तुम लोग फ्यूचर में इसे देखोगे तो समझ में आए कि तुम लोगों ने क्या लिखा है, मतलब यहाँ पर सारी चीज को लिख लेना चाहिए। तो ये देखो हम लोगों ने क्या किया, जैसे ही मैंने बोला 50,000 डिवाइडेड बाय 2, यानी एक लैपटॉप हम लोग 1 साल में 25,000 का यूज कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 12 करने से हमें ये पता चल जाएगा कि पर मंथ कितने रुपए का लैपटॉप यूज हो रहा है, इंटू 2 करने से हमें ये पता चल जाएगा, सॉरी इंटू 6 करने से कि 6 मंथ्स के प्रोजेक्ट में कितने रुपए का लैपटॉप यूज हो रहा है, मतलब डिप्रिशिएशन 12,500, डिप्रिशिएशन मतलब यूज को जब हम लोग रुपीज से बताते हैं। अब ऐसा हमारे पास 2 लैपटॉप है, तो 2 लैपटॉप ही प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है, तो डिप्रिशिएशन आ जाएगा 25,000, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा हम लोग को ओवरहेड, ठीक है, यहाँ पर ओवरहेड ऐड करेंगे, ओवरहेड, ठीक है। इसके लिए बनाएंगे एक वर्किंग नोट, क्योंकि हमें ओवरहेड को कैसे एब्सॉर्ब करना है बोला है ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी। अब देखो कैसे होगा, सिंपल सा है कैलकुलेशन। यहाँ पर हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1 दे देते हैं और यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एब्सॉर्प्शन, ठीक है।
तो ओवरहेड जो है उसे हमें चार्ज करना है प्रोजेक्ट में, बट डायरेक्टली नहीं करना है, सैलरी के बेसिस में। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल ओवरहेड और बेस में क्या देना है, सैलरी। ठीक है, तो टोटल ओवरहेड कितना है, ओवरहेड हम लोग का यहाँ पर दो है, रिपेयर्स मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा रिपेयर्स मेंटेनेंस, यहाँ लिख देते हैं रिपेयर्स मेंटेनेंस प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ताकि याद रहे कौन सा है, डिवाइडेड बाय करेंगे सैलरी। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर होता है टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बेसिस, जो भी हमें क्वेश्चन में बेसिस बोलेगा, बेस नीचे आ जाएगा जैसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, मैथ्स में जैसे होता है, और यहाँ पर बेसिस में सैलरी आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है, जो बोलेगा हमें वही फॉलो करना पड़ेगा। सैलरी टोटल कितना है हम लोग कल रखे हैं यहाँ पर 7,75,000, ये हो गया 7,75,000। ठीक है, और यहाँ पर ओवरहेड टोटल रिपेयर्स मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन मिला के 3 लाख प्लस 12 लाख। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 लाख प्लस 12 लाख, ये हो गया ओवरहेड। अच्छा, टोटल हो जाएगा हम लोग का 15 लाख और डिवाइडेड बाय 7,75,000, ये इस प्रोजेक्ट का ओवरहेड इस प्रोजेक्ट का जो है सैलरी। तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 7.75 कर देते हैं, 7,75,000, मतलब ये हम लोग का आ रहा है 1. ये गलत लिख दिया शायद मैंने, ये एक सेकेंड, सैलरी हम लोग का कितना है, सैलरी हम लोग का, ओ अच्छा हाँ, एक चीज देखो, यहाँ पर ये सैलरी हम लोग का 6 मंथ्स का है। ठीक है, लेकिन ये ओवरहेड तो हमें 1 ईयर का दिया है। देखो ये गलत हो जाता, बेस तो बराबर होना चाहिए ना, जब हम लोग कोई भी दो चीज कैलकुलेट कर रहे हैं। ये डेटा हम लोग का अगर 12 मंथ्स का है तो ये भी डेटा मुझे 12 मंथ्स का लेना पड़ेगा, तभी तो जाके मैथमेटिकल कैलकुलेशन पॉसिबल है, नहीं तो नहीं होगा ना। ये 6 मंथ्स के साथ ये 12 मंथ्स का तो फिर एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को या तो 12 मंथ्स में ट्रांसफर करना है या दोनों को 6 मंथ्स में ट्रांसफर करना है, तो हो जाएगा। या तो इसको 6 मंथ्स में कर दो, ये क्योंकि 6 मंथ्स का है, या फिर इसको इंटू 12 करके 12 मंथ्स में ट्रांसफर कर दो, कोई भी एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसी को हम इंटू 12 करके इसको ही हम ईयरली ट्रांसफर कर लेते हैं। तो 7,75,000 इंटू 12, तो ये हम लोग का हो जाएगा 93 लाख आ जा रहे हैं। ओ अच्छा, रुको रुको, यहाँ पर ऐसे करने से नहीं होगा, ये हम लोग का दिया हुआ है, ये टोटल सैलरी यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखो, ये लेना पड़ेगा हम लोग अपने मन से। ये देखो 6, ये तब करते जब हमें पूरे ईयर का डेटा नहीं रहता। अगर हमें ईयर का डेटा नहीं रहता तो हम लोग 7 लाख, मतलब ये क्यों नहीं कर सकते हम बताते हैं। देखो 7,75,000 तो हमारे इस प्रोजेक्ट का जो है सैलरी है। ठीक है, 7,75,000 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये हमारा XYZ प्रोजेक्ट का सैलरी है, जबकि ये हम लोग का XYZ प्रोजेक्ट का ओवरहेड नहीं है, ये हम लोग का टोटल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड का ही ओवरहेड है, जिसमें इस प्रोजेक्ट का ओवरहेड भी एडेड होगा। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये टोटल ओवरहेड में इस प्रोजेक्ट के लिए कितना ओवरहेड जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इसीलिए हम लोग जब ले रहे हैं पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो है ओवरहेड, तो हमें पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ही हमें क्या लेना पड़ेगा, देखो हमें पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ही जो है सैलरी लेना पड़ेगा। ठीक है, गलत क्या हो रहा था, मैंने पहले 7,75,000 लिया था। ठीक है, अब ये गलत क्यों हो जा रहा है, सैलरी ये हमारा इस प्रोजेक्ट के लिए लगा हुआ सैलरी है, तो फिर इस प्रोजेक्ट का ही ओवरहेड पता होना चाहिए। अगर पता होता तो हमें किसी बेसिस पे कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं होता, हम लोग डायरेक्टली उसे ऐड कर सकते थे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमें बेसिस इसीलिए बोला है क्योंकि ये पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ओवरहेड है, इसमें से इस प्रोजेक्ट पे कितना ओवरहेड जाएगा वो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। उसके लिए हमें जो बेसिस दिया है जो है सैलरी। ठीक है, तो ये टोटल ओवरहेड और ये टोटल सैलरी। ठीक है, तो ये लेना पड़ेगा। हम लोग 7,75,000 का 6 मंथ्स को 12 मंथ्स में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। उसको 12 मंथ्स में ट्रांसफर करने का मतलब है इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग सैलरी को ट्रांसफर करना, लेकिन मेरा ओवरहेड पूरे बिजनेस का है तो मुझे सैलरी भी पूरे बिजनेस का ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें बेसिस देख के समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया 15 लाख, 9 लाख और ये 6 लाख, यानी 30 लाख। ठीक है, ये 30 लाख से हमें कैलकुलेशन करना
करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो 15 लाख प्लस पूरे ईयर का भी हो जाएगा और पूरे बिजनेस का भी हो गया, तो बेसिस बराबर होना चाहिए। जैसे देखो अगर यहाँ है ₹15 और यहाँ पर हम लोग जो है किसी और डेटा से जो है इसको डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब ये रुपीस है, फिर इसको हम लोग किसी रुपीस के अलावा, जैसे मान लो सेम यूनिट तो होना चाहिए ना, डिवाइड फॉर्म में है मतलब तो रेशियो के तरह है, तो सेम यूनिट तो होना चाहिए। तो अगर ये मेरा 6 मंथ्स, ये मेरा ईयर का डेटा है, तो ये भी मेरा ईयर का डेटा होना चाहिए जो कि मेरे पास अवेलेबल है। तो ये हो गया 6 लाख। तो टोटल हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 30 लाख। 30 लाख, तो 30 लाख और ये 15 लाख, मतलब ये हम लोग का कितना हो रहा है 15 डिवाइडेड बाय 30, तो ये हम लोग का हो रहा है 0.5। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग इंटू 100 करेंगे तो हम लोग 100% 50% भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर चाहो तो इसको इंटू 100 भी कर सकते हो, चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो। अगर हम लोग इंटू 100 करते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये इंटू 100 करने से हो जाएगा 50% ऑफ, क्या करना पड़ेगा 50% ऑफ सैलरी। मतलब ये देखो इसका मतलब क्या हो गया, जितना मेरा सैलरी है उसका 50% मेरा क्या है ओवरहेड होता है। मेरे बिजनेस में जितना सैलरी लगता है उसका 50% मेरा अदर एक्सपेंसेस होता है। तो ये बेसिस सैलरी देने का मतलब ये हो गया। इसको रीड इस तरीके से करना है कि जितना मैंने सैलरी लगाया है उसका 50% मेरा अदर एक्सपेंसेस है, जिसमें 2 एक्सपेंस इंक्लूड है, एक है मेरा रिपेयर मेंटेनेंस, एक है मेरा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ठीक है, तो 50% ऑफ सैलरी, तो यहाँ पर लिखेंगे ओवरहेड हम लोग का हो जाएगा 50% ऑफ सैलरी। अच्छा, अब यहाँ पर जब एप्लीकेबल करेंगे तब कैसे करके कैलकुलेट करना है, तो मुझे इस प्रोजेक्ट में ओवरहेड को एब्सॉर्ब करना है जिसका बेसिस है मेरा ये वाला। ठीक है, जिसका बेसिस है, जो भी सैलरी होगा उसका 50% मेरे बिजनेस का अदर एक्सपेंस होता है। तो एक प्रोजेक्ट इन लोगों ने बनाया है जिसमें सैलरी लगा है 7,75,000। तो यहाँ पर भी ओवरहेड कैसे लगाना है, मतलब यहाँ पर रिपेयर मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के खर्चे को कैसे अप्लाई करना है, हमें इसको सैलरी का 50% लगाना है। तो इस प्रोजेक्ट का सैलरी कितना है 7,75,000, इसका 50% हम लोगों को लगाना पड़ेगा। 50% भी लगा सकते हो और अगर 50% नहीं करके 0.5 कर रहे हो तो भी चलेगा। 0.5 इंटू 7,75,000 तो भी सेम आंसर ही आ जाएगा 3,87,500। ठीक है, हम फिर से बता देते हैं एक बार क्योंकि थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया है पहले, इसीलिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें बोला है कि ओवरहेड एब्सॉर्ब कैसे होता है। देखो यहाँ पर क्या बोला था कि लैंग्वेज पढ़ के देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला था, कंसीडरिंग ओवरहेड्स हमेशा एब्सॉर्ब होता है, इनका जो पैटर्न है वो है सैलरी के बेसिस पे। तो इनके पूरे 1 ईयर का यानी 2020-21 का जो ओवरहेड है वो है टोटल 15 लाख। ठीक है, और इनका टोटल सैलरी है 30 लाख। तो इनका ओवरहेड का जो एब्सॉर्प्शन का रेट होगा वो कैसे होगा, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बेसिस। हमेशा जो भी बेसिस हमें क्वेश्चन में बोलेगा, तो इससे हमें पता चला 0.50 करके है। मतलब जितना सैलरी होगा उसका, अगर सैलरी 1 रुपीज है इसका मतलब तो हम लोग का ओवरहेड 0.50। ठीक है, और अगर इंटू 100 कर लोगे तो 50%, ऐसे हमें एब्सॉर्ब करवाना पड़ेगा। अब इनका प्रोजेक्ट जो XYZ है उसमें सैलरी लगा है 7,75,000, तो उसका 0.50 या 50% जैसा भी कैलकुलेट करो वो हम लोग का ओवरहेड यानी रिपेयर मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड उतना हमारा इस प्रोजेक्ट पे आना चाहिए। तो वही हम लोगों ने यहाँ पर लगाया। तो यहाँ 7,75,000 का, क्योंकि यहाँ का सैलरी इतना है, बेसिस हम लोग वर्किंग में कैलकुलेट कर चुके हैं। और बेसिस कैसे कैलकुलेट होगा, जैसा हमें क्वेश्चन में बोलेगा, ओवरहेड डिवाइडेड बाय बेसिस। ये देखो, तो ओवरहेड कितना था, ओवरहेड पूरे 1 ईयर का था इतना और सैलरी पूरे 1 ईयर का था इतना, तो 50% करके होगा। तो यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया था, तो इसको अभी ठीक से समझ लो। ठीक है, और इसको अब ऐड करेंगे तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट पता चल जाएगा। तो 3,87,500, 25,000 डेप्रिसिएशन 187,500, ये हम लोग का हो गया। ट्रेवलिंग एक्सपेंस 7,75,000, ये हम लोग का सैलरी। तो 13,75,000, 13,75,000 ये हम लोग का टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। ठीक है, ये टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। यही हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला था, बोला कि इनका प्रोजेक्ट का कॉस्ट बताओ, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। ठीक है,
अच्छा, अब हम लोग 10th नंबर करते हैं, जो कि हम लोग का एक टोल प्लाजा के ऊपर है, मतलब टोल के ऊपर है। देखो बोल रहे BHG टोल प्लाजा लिमिटेड बिल्ट 60 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे। तो जो हाईवे बन रहा है वो किसने बनाया है? कोई, देखो कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, फिर हाईवे बिल्ड करते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, मतलब जो कंपनी ये बना रही है, उसका नाम है BHG टोल प्लाजा लिमिटेड। ठीक है, कितना बड़ा हाईवे बन रहा है? 60 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस का हाईवे बन रहा है। एंड नाउ ऑपरेट्स ए टोल प्लाजा टू कलेक्ट टोल्स फ्रॉम पासिंग व्हीकल यूजिंग द हाईवे। तो तुम लोग देखे होंगे कभी भी, अगर हाईवे से गए हो, जरूर गए होंगे, तो टोल कलेक्ट होता है। ठीक है, टोल क्यों कलेक्ट किया जाता है? कि उसी पैसे से बाद में जब रोड को जो है मतलब खराब होगा तो फिर से उसे जब ठीक वगैरह किया जाएगा तो वहां से पैसा, मतलब जो भी, देखो इसमें क्या होता है, सरकार का पैसा लगता है, रोड वगैरह जो बनता है, तो सरकार क्या करती है, किसी भी कंपनी को, मतलब जो भी इस तरीके का काम करते हैं उनको हायर करती है कि भाई मेरा ये कंस्ट्रक्शन का काम है, मुझे यहाँ से यहाँ इतना रोड बनाना है। तो वो अपना काम शुरू कर देती है, तो उसमें जो भी खर्चा वगैरह लगता है, फिर रोड बन जाता है। अब रोड बनने के बाद एक टोल टैक्स का जो है ऑफिस लगा लिया जाता है। ठीक है, टोल जो भी गाड़ी आ रही जा रही है उनसे टोल लिया जाता है। ठीक है, टोल कलेक्ट किया जाता है। तो बोल रहे देखो जितने भी व्हीकल यहाँ से जाएंगे उनके लिए टोल का एक जो है रेडी कर लिया है, ऑपरेट जो है करने के लिए। टू नाउ ऑपरेट ए टोल प्लाजा टू कलेक्ट टोल्स फ्रॉम पासिंग व्हीकल्स यूजिंग द हाईवे। जो भी उस हाईवे से जाएगा, जो भी गाड़ी उस हाईवे से जाएगा, उनसे टोल कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, द कंपनी हैज एस्टिमेटेड दैट ए टोटल ऑफ 12 crore vehicle, only single type of vehicle will be using the highway during 10 years. टोल कलेक्शन 10 ईयर बोल रहा है। इनका ये एस्टिमेशन है, किसका? ये BHG टोल प्लाजा लिमिटेड, जिसने ये 60 किलोमीटर का हाईवे बनाया, ये बोल रहा है इनका एस्टिमेटेड है, ऐसा मानना है कि टोटल 12 करोड़ व्हीकल जो है वो इस हाईवे को अगर यूज करता है, विल बी यूजिंग दिस हाईवे। और कैसे व्हीकल है? सिंगल टाइप व्हीकल। अगर इस हाईवे को यूज करता है 12 करोड़ ड्यूरिंग द 10 ईयर्स टोल कलेक्शन 10 ईयर, बोल रहा है कि 10 साल में अगर 12 करोड़ व्हीकल इस 60 किलोमीटर हाईवे को यूज करेगा, तो बोल रहा है क्या क्या होगा वो नीचे दिया हुआ है। ठीक है, मतलब इनका कहना है कि 10 साल में जो है 12 करोड़ व्हीकल अगर जाएगा तो हम लोग का टोल कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो मतलब इनका एक एस्टिमेट होता है कि ये रास्ते को बनाने का जो भी हम लोग का खर्चा वगैरह हो गया है, अब इसके बाद टोल कलेक्शन क्यों किया जाता है? ताकि फ्यूचर में अगर इस रोड को रिपेयर करने का जरूरत हो, तो मतलब यूज कर रहे हैं ना, तो कोई भी चीज यूज करने का हम लोग एक टैक्स देते हैं, जैसे इनकम करते हैं तो इनकम टैक्स देते हैं, वैसे ही टोल टैक्स भी देना पड़ता है। ठीक है, रोड यूज करोगे, ठीक है, तो उसका तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो वही चीज है यहाँ पर, 10 इयर्स के लिए बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो 10 इयर्स टोल कलेक्शन 10 ईयर। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है? टोल ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एज फॉलोस। अप्रैल मंथ में इस टोल कलेक्शन के ऊपर जो भी खर्चा हो रहा है वो इन्होंने एस्टिमेट करके बताया है। बोल रहा है कि सैलरी टू कलेक्शन पर्सोनल, मतलब वो टोल जो कलेक्ट करते हैं, जो लोग वहां पर रहते हैं ना, 3-4 लोग रह सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है, देखो कितने लोग हैं। जो लोग, पर्सोनल मतलब ह्यूमन बीइंग हो रहा है। ठीक है, जो लोग टोल का कलेक्शन करते हैं उनको सैलरी देना पड़ता है। ठीक है, वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं तो उनको उनका सैलरी मिलेगा। तो कितना मिलेगा? बोल रहा है कि देखो 550 पर डे पर पर्सन। एक टोल कलेक्शन पर्सोनल को 550 दिया जाता है एक दिन का। लेकिन क्या एक ही लोग काम करते हैं वो देखना पड़ेगा? नहीं, 4 पर्सन काम करते हैं एक शिफ्ट में, और 3 शिफ्ट होता है टोल कलेक्शन। मतलब टोल कलेक्शन जो होगा सारा दिन ही तो जो है हाईवे ओपन रहता है ना, तो नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट सभी होगा। अब एक ही साथ 24 घंटा तो काम नहीं कर सकेगा, तो इन्होंने क्या किया है, इस टोल कलेक्शन के काम को 3 शिफ्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 3 शिफ्ट में डिवाइड कर दिया। मान लो एक है मॉर्निंग, सपोज एक है डे और एक है नाइट शिफ्ट, ऐसे कर दिया। और हर एक शिफ्ट में 4 लोग हैं, यहाँ भी 4 लोग काम करते हैं, सुबह भी 4 लोग रहते हैं टोल कलेक्शन करने के लिए, डे में भी 4 लोग रहते हैं टोल कलेक्शन करने के लिए, और नाइट में भी 4 लोग रहते हैं टोल कलेक्शन करने के लिए। ठीक है, तो टोटल 3 शिफ्ट होगा, 3 शिफ्ट में 4 लोग काम करेंगे। ठीक है, एक एक शिफ्ट में 4-4 लोग काम कर रहे हैं, और एक एक जन को 550 पर डे पर पर्सन दिया जाता है। तो इनका सैलरी कितना होगा, यही शायद हमें कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। तो इनका सैलरी कितना होगा बता सकते हो?
अच्छा हम लोग सैलरी किसका निकालेंगे? मंथली बता दो, अप्रैल का ही बता दो, पूरे एक मंथ का बता। अगर हमें ईयर जरूरत होगा तो इंटू 12 कर लेंगे आगे जाके। बोलो पूरे 1 मंथ का कितना सैलरी होगा, ये कलेक्शन जो कर रहे हैं इनको जो सैलरी देंगे। बोलो। तीन शिफ्ट है, एक शिफ्ट में 4-4 लोग काम कर रहे हैं, एक एक शिफ्ट में, तो टोटल कितने लोगों को सैलरी देना पड़ेगा पहले ये तो बताओ। मैम 12 लोग को। 12 लोगों 12 को, ठीक है। और एक जन को एक दिन के लिए 550 देते हैं, तो एक दिन में ही तो 12 लोग काम करते हैं, पूरे एक 24 घंटे में 12 लोग काम कर रहे हैं, तो इसको भी 550 देंगे, इनको भी 550, ऐसे करके 12 लोगों को 550 करके एक दिन का कितना देना पड़ेगा, देखो कितना। 6600। हाँ 6600। और हम लोग अगर मंथली निकालेंगे अप्रैल का, तो ये हो गया एक दिन का पर डे। तो अप्रैल कितने दिन का होता है? 30 डेज का अप्रैल होता है, तो 30 डेज में कितना हो जाएगा? 1,98,000। मतलब हम लोग मंथली अगर कैलकुलेट करना चाहे तो हम लोग का कैलकुलेशन हो क्या आ रहा है, 1,98,000 हमें सैलरी देना पड़ेगा, ये जो कलेक्शन पर्सोनल है उनको, ठीक है। इस तरीके से सुपरवाइजर का भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे एक ही बार में कर लेंगे। क्या क्या लोग काम कर रहे हैं वो देख लेते हैं, किन किन कैटेगरी में। तो सुपरवाइजर को देना पड़ेगा सैलरी, ठीक है। सिक्योरिटी पर्सोनल को भी देना पड़ेगा, टोल बूथ मैनेजर को भी देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का, टेलीफोन का, मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सब दे दिया है, और सारे के सारे खर्चे पूरे अप्रैल मंथ का है। फिर बोल रहा है मंथली डेप्रिशिएशन एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस विल बी 1.50 करोड़। ये भी कैलकुलेट करके दे दिया है, देखो डेप्रिशिएशन हमें मंथली ही बता दिया है, और ये भी सब मंथली है, अच्छा ही है। 1.50 करोड़ बोल दिया, मतलब डेप्रिशिएशन जो कि अब तक हम लोग कैलकुलेट करते थे क्वेश्चन में, यहाँ कैलकुलेट करके दे दिया है, तो कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट इस वैल्यू को हम लोग यूज कर लेंगे। अच्छा इसके बाद बोल रहा है कि फर्दर द कंपनी नीड्स 25% प्रॉफिट ओवर टोटल कॉस्ट टू कवर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि कंपनी को क्या करना है, 25% प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है। 25 मतलब जो टोल टैक्स लिया जाता है ना हम लोगों से, तो उसमें प्रॉफिट ऐड करना है इनको कितना, मतलब अगर 25% प्रॉफिट लेना है, बोल रहा है ना 25% प्रॉफिट ओवर टोटल कॉस्ट, ठीक है। 25% प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट, ओवर मतलब ऑन टोटल कॉस्ट, मतलब अगर कॉस्ट 100 रुपए है तो प्रॉफिट इनको 25, यानी टोल टैक्स 125 हो जाएगा। मतलब ये 125 नहीं, ये तो हम इसके बेसिस पे बता रहे हैं। इन्होंने जो बोला है, इन्होंने बोला है कंपनी ने कि हम लोग 25% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं कॉस्ट पे, ठीक है। कॉस्ट पे, तो कॉस्ट अगर हम लोग का 100 रुपए लगता है तो हम लोग उस पे 25% यानी 25 रुपए प्रॉफिट रखेंगे, तो हम लोग का जो एक भी व्हीकल पास करेगा तो उनसे 125 कलेक्ट करेंगे। अब हम लोग का ये तो होगा नहीं ओरिजिनली, ये तो बेसिस है, अब हमें देखना पड़ेगा कि ओरिजिनली हम लोग का कितना हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है इसके साथ देखो, ये लोग क्यों कर रहे हैं, प्रॉफिट क्यों लगा रहे हैं, उस बात को यहाँ एक्सप्लेन किया है। बोल रहा है ताकि ये लोग इंटरेस्ट और अदर कॉस्ट को कवर कर सके, मतलब इनके बिजनेस में जो इंटरेस्ट और अदर कॉस्ट लगा हुआ है वो ये कवर कर पाए, इसीलिए ये लोग सोच रहे हैं कि टोल जो भी कलेक्ट होगा ना उस पर हम लोग 25% प्रॉफिट अर्न करेंगे। यहाँ पर बोला है कैलकुलेट कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ और कैलकुलेट टोल रेट पर व्हीकल, ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो करना क्या है, देखो अगर हमें निकालना है कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ, इस बात का मतलब क्या होता है, अगर एक 1 मंथ में, ठीक है, 1 मंथ में अगर 1 किलोमीटर जा रहा है कोई व्हीकल तो कितना कॉस्ट लग जाता है, किस चीज का कॉस्ट, ये टोल का, ठीक है। टोल का जो कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें कैलकुलेट करके क्या देना है, कैलकुलेट करके हमें देना पड़ेगा टोटल, ये देखो हमें चाहिए टोटल कॉस्ट पर मंथ, ठीक है, टोटल कॉस्ट पर मंथ, और यहाँ पर डिवाइड होना चाहिए टोटल किलोमीटर से। देखो
तभी तो हमें आंसर मिलेगा। हमें बोला है कॉस्ट बताओ पर किलोमीटर पर मंथ, 1 मंथ में 1 किलोमीटर जाने का कॉस्ट कितना होगा, तो टोटल कॉस्ट पर मंथ पता चलेगा और टोटल किलोमीटर पर मंथ पता चल जाएगा। तो हम लोग अगर वो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ। ठीक है, कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ कि हमें 1 किलोमीटर जाने पे 1 महीने में कितना कॉस्ट लग जाएगा। और यहाँ पर है कैलकुलेट द टोल रेट पर व्हीकल। ठीक है, टोल रेट क्या है, जो कस्टम मतलब जो भी गाड़ी जा रहा है उनसे जो पैसा कलेक्ट हो रहा है वही टोल रेट है। जो रेट डिसाइड किया जाएगा वही रेट हर गाड़ी को पे करना पड़ेगा। तो क्या रेट डिसाइड होगा, जो टोटल कॉस्ट है प्लस उस पे 25% प्रॉफिट लगा के वो लोग डिसाइड करेंगे कि टोल रेट क्या होगा। ठीक है, टोल रेट में प्रॉफिट भी ऐड हो जाएगा और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ व्हीकल कर देंगे, जितने गाड़ी से वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा रेट पर व्हीकल। तो ये यहाँ पर अलग से लिखने का मेरा रीजन एक ही है कि हमें ये पता चले कि कैलकुलेट क्या करना है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये जो टोल का अरेंजमेंट किया है इसको मैनेज करने के लिए ये इतने लोगों को रखा जा रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो रहा है, टेलीफोन, ये सब खर्चा 1 मंथ का कितना हो रहा है। ठीक है, और 1 मंथ में जो है कितना किलोमीटर ट्रेवल हो रहा है। ठीक है, 1 मंथ में कितना किलोमीटर ट्रेवल हो रहा है उससे डिवाइड करेंगे तो हमें पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का भी आंसर निकाल सकते हैं। तो मतलब इतना तो पता चल रहा है कि हमें टोटल कॉस्ट निकालना है। अगर टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे पर मंथ का तो फिर रेट भी निकाल लेंगे। कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड होगा तो टोटल कॉस्ट पर मंथ का निकालेंगे। 1 मंथ में इस टोल को मैनेज करने का कितना खर्चा हो जाता है, टोल ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर 1 मंथ। ठीक है, तो यहां पर इसमें पहले कैलकुलेट कर लेते, चलो यहां पर लिखेंगे इलस्ट्रेशन 10 कैलकुलेशन ऑफ टोल ऑपरेटिंग कॉस्ट for the month of April. For the month of April. क्या क्या खर्चा लगता है हमें लाइन बाय लाइन बता दिया। हम लोग डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि सैलरी टू कलेक्शन पर्सोनल, यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स लिख लो और अमाउंट। सैलरी टू कलेक्शन पर्सोनल। ठीक है, ये कितना आया था हम लोग का, कैसे कैलकुलेट किया था, देखो ऐसे हो जाएगा। 3 शिफ्ट है और 4 पर्सन पर शिफ्ट में काम होता है, 4 पर्सन पर शिफ्ट। ठीक है, और 30 डेज का हमें कैलकुलेशन करके देना है। 30 डेज का कितना सैलरी होगा और सैलरी पेमेंट होता है पर डे बेसिस पे। ये रुपीस को हम थोड़ा सा इधर हटा के लिख लेंगे, यहाँ पर जगह नहीं होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं। हो जाएगा ₹550 पर डे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 into 4 into 30 into 550। तो ये तो गलत आ गया, 12 into 30 550 1,98,000। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिर से बताओ तुम लोग क्या होगा। सुपरवाइजर को कितना सैलरी मिलेगा, 2 शिफ्ट 1 पर्सन पर शिफ्ट 750 पर डे पर पर्सन, तो 1 मंथ का कितना होगा बताओ। सुपरवाइजर सैलरी, सैलरी टू सुपरवाइजर, बताओ 1 मंथ का निकालना है हमें। 2 शिफ्ट होगा, ठीक है, जैसे मान लो एक डे और एक नाइट। ठीक है, अच्छा 1 पर्सन पर शिफ्ट, यहाँ एक सुपरवाइजर काम करेगा, यहाँ भी एक सुपरवाइजर काम करेगा। 750 पर डे पर पर्सन, इनका काम हो जाएगा तो इनको 750 दे देंगे, इनका काम हो जाएगा तो इनको 750 दे देंगे। मतलब एक दिन का सुपरवाइजर का कितना पेमेंट हमें करना पड़ेगा, एक दिन में सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, 2 750 कितना हो जाएगा बोलो। बोलो कितना होगा, 750 करके 2 सुपरवाइजर को 1500, 1500 ये हम लोग का पर डे का हो गया और 30 डेज का कितना होगा इंटू 30।
45,000 है ना। अच्छा तो इसको लिख लेते हैं, देखो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखो, यहाँ पर 2 शिफ्ट 1 person पर शिफ्ट into 30 days into 750 per day पर पर्सन, ये भी पर डे पर पर्सन है। अच्छा इसमें हम लोग का 45,000 आंसर आ रहा है। इसके बाद वाला बताओ, ये तो बताया नहीं तुम लोगों ने, ये तो आसान था बल्कि ये टफ था। चलो फिर ये वाला बताओ, सिक्योरिटी पर्सोनेल है 3 शिफ्ट 6 person पर शिफ्ट 450 पर डे पर पर्सन, मतलब 3 शिफ्ट होगा। अच्छा मतलब मॉर्निंग डे और नाइट, हर एक शिफ्ट में 6 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 लोग काम करेंगे, यहाँ भी 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 लोग, यहाँ भी 6 लोग काम करेंगे, यहाँ भी 6 लोग काम करेंगे। ये पूरे एक दिन का बात चल रहा है, 3 शिफ्ट में 6 लोग काम करेंगे, 6 person पर शिफ्ट, 450 करके सबको देना है, तो इनको भी 450, इनको भी 450, इनको भी 450, ऐसे करके देना है। तो हम लोग का पूरे मंथ का कितना होगा, पहले एक दिन का निकाल लो कितना होगा, तो मंथ का भी बोल सकते हो, बोलो कितना होगा। बोलो 450 करके कितने लोगों को देना पड़ेगा। बोलो 450 करके कितने लोगों को देना पड़ेगा। 6%। 6 person या फिर 18%, 18 बोल रहे हैं, হ্যাঁ 18 হচ্ছে তো, 6টা লোক তো নয়, দেখো সকালবেলা 6টা লোক কাজ করবে, মর্নিং এ আবার ডে তে 6টা লোক কাজ করবে, আবার ইভিনিং নাইটে 6টা লোক কাজ করবে। 8,100, 8,100 কেন, না ভুল হচ্ছে তো, আরেকবার ভালো করে শোনো, আরেকবার देखो, शिफ्ट समझते हो, शिफ्ट मतलब मॉर्निंग में 6 लोग आके काम करके जा रहे हैं, ठीक है, डे में 6 लोग करेंगे, अब कौन से 6 लोग करते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो भी क्यों ना करे, इन 6 लोग जब ये घर जाएंगे मॉर्निंग शिफ्ट में काम करके, तो ये अपना 450 लेंगे, 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 ठीक है। फिर डे में 6 लोग आ गए, ये भी बोले मेरा 450 दे दो, जब इनका ड्यूटी खत्म होगा, ये अपना 450 450 450 450 ऐसे करके कलेक्ट करेंगे। नाइट शिफ्ट जब होगा तो जो 6 लोग नाइट शिफ्ट में ड्यूटी दे रहे वो भी अपना 450 450 450 लेके ही ना घर जाएंगे, सारा दिन ड्यूटी देंगे तो अपना पेमेंट लेके घर जाएंगे ना, पर डे का पेमेंट होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक दिन में इनका सिक्योरिटी पर्सोनल को कितना पेमेंट करना पड़ता है, इतने सारे लोगों को 450 करके देना पड़ेगा, तो कितना होगा। मैम 450 into 18 करेंगे, टोटल कितना हो रहेगा, एक दिन का 8,100 और एक महीने का आई थिंक 2,43,000। আচ্ছা ও তাহলে কণিকা ঠিকই বলেছিল 8,100 একদিনের বলেছিল, আচ্ছা নাহলে এত কম হবে। हाँ ठीक है 8,100 ठीक হয়েছে, কণিকাটাও ঠিক হয়েছে। ये देखो यहाँ पर कितने सारे लोग हो गए, 6 6 6 करके 6 into 3 मतलब 18 पर्सन है, और 450 एक दिन का देना है। अच्छा हाँ फिर एक दिन का 8,100, सही बात है, 8,100 पर डे का खर्चा हो जाता है इनका सिक्योरिटी पर्सोनल को देने का, ठीक है। अब अगर हमें पूरे मंथ का निकालना है तो इंटू 30 कर लो, 2,43,000 ঠিক হয়েছে, 8,100টা ঠিক হয়েছে। अच्छा इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखते हैं, सैलरी टू सिक्योरिटी पर्सोनल, यहाँ पर 3 शिफ्ट है,
ये देखो 3 शिफ्ट और 6 पर्सन पर शिफ्ट पर डे, 6 पर्सन पर शिफ्ट पर डे, या फिर 6 पर्सन पर शिफ्ट लिखने से भी होगा। 30 डेज काम होगा और पेमेंट जाता है कितना करके, 450 पर डे करके, 450 पर डे पर पर्सन। $243 1 मंथ का 243 हो गया, ठीक है। अच्छा, और एक है वो बताने का कोशिश करो। यहाँ पर फिर बोल रहा है टोल बूथ मैनेजर है। अच्छा, उनको दिया जाता है 900 पर डे पर पर्सन। एक जन को एक दिन का 900, 2 शिफ्ट होगा। तो जैसे मान लो कि एक हम लोग का है डे शिफ्ट, एक है हम लोग का नाइट शिफ्ट, और बोल रहे 1 पर्सन पर शिफ्ट। यहाँ डे में एक टोल मैनेजर काम करते हैं, नाइट में एक टोल मैनेजर काम करते हैं। जब इनका ड्यूटी खत्म होता है तब सेकेंड शिफ्ट स्टार्ट होगा। देखो, एक शिफ्ट खत्म होता है तभी ना, इनका मान लो ड्यूटी है 8 घंटा, ठीक है, या फिर इनका 12 घंटा, इनका 12 घंटा, तभी तो 24 घंटा कवर होगा, 24 घंटा ही खुला रहता है। तो ये 12 घंटा ड्यूटी देते हैं अपना, सपोज ये 12 घंटा ड्यूटी देते हैं, तो ये 12 घंटा ड्यूटी दे के जब घर जाएंगे तो ये अपना पेमेंट लेंगे। तो ये कितना लेते हैं, 900 रुपीज। अब ये भी जब घर जाते हैं ये अपना 900 ले लेते हैं, रोज का है बात ये, ठीक है। तो हम लोग को बताना है कि टोल बूथ मैनेजर को 1 मंथ के लिए हमें कितना देना पड़ेगा, बताओ कितना देना पड़ेगा 1 मंथ के लिए, टोटल कितना खर्चा आ जाएगा। बोलो, टोल बूथ मैनेजर का टोटल कितना खर्चा आएगा। मैम 54,000। हाँ, 54,000 होगा। ये देखो कोनिका आंसर दिए से देखिए, हाँ 54,000, ठीक है। देखो 900 मतलब एक दिन का 1800 का खर्चा हो जाता है इस कंपनी का टोल बूथ मैनेजर को रखने का, ठीक है। एक को 900 देंगे, दूसरे को भी 900, मतलब एक दिन का 1800 का खर्चा। तो 30 डेज का कितना होगा, तो 1800 इंटू 30 डेज कर लो, ठीक है। 1800 इंटू 30 डेज, तो ये हो जाएगा 54,000। ठीक है सर, प्रिय नेटवर्क इश्यूज अच्छा, ठीक है सर। अच्छा देखो, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं टोल बूथ मैनेजर का सैलरी। यहाँ पर लिखते हैं टोल बूथ मैनेजर सैलरी। 2 शिफ्ट है, एक शिफ्ट में एक लोग, एक 1 पर्सन पर शिफ्ट इंटू 30 डेज इंटू 900 पर डे पर पर्सन, 900 पर डे पर पर्सन। अच्छा, क्या ये सब लिखना ऐसे जरूरी है, हाँ जरूरी है, कॉस्ट में जरूरी है। जब तक तुम लोग ऐसे यूनिट में नहीं लिखोगे तब तक फुल मार्क्स नहीं मिलता है, तो लिखना जरूरी है। एक बार समझ जाओ कैसे है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर करके लिख दो। ये क्या है, शिफ्ट है, शिफ्ट को शिफ्ट लिखो। क्या ये आगे पीछे लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने स्टार्टिंग में शिफ्ट लिखा है, अगर तुम लोग स्टार्टिंग में ये लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी एक तरीके से लिखोगे तो वो देखने में अच्छा लगेगा। जैसे ये शिफ्ट 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 लिखा है ना, तो ये हमें समझने में भी आसानी होगा। तो कोई भी एक पैटर्न से लिखो, मल्टीप्लाई तो करना है, ये 550 भी आगे लिख सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन लिखना जरूरी है, तुम लोग को पूरा यूनिट के साथ ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी 8 लाख। अब देखो और कोई झमेला नहीं है, जब जो दिया हुआ है देख देख के लिखना है तुम लोग को। इलेक्ट्रिसिटी पूरे 1 मंथ का बोल रहा है 8 लाख का खर्चा होता है। अच्छा, इसके बाद है टेलीफोन। टेलीफोन का 1,40,000, टेलीफोन का खर्चा है 1,40,000, ये भी 1 मंथ का ही दिया, इसके नीचे ही दिया। फिर मेंटेनेंस कॉस्ट 30 लाख, तो यहाँ पर दे देते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट 30 लाख। अच्छा, इसके बाद डेप्रिसिएशन, ये देखो नीचे डेप्रिसिएशन जाएगा ना, ये हमें बोल दिया है 1.50 करोड़, तो ये कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट लिखने से ही होगा। तो पीछे लिखते हैं, यहाँ तो जगह नहीं है। डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन,
एमोटाइजेशन का मतलब है अगर कोई इंटेंजिबल एसेट है उस पे जब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो उसे एमोटाइजेशन बोला जाता है। वैसे देखो यहाँ तो हमें कैलकुलेट करना है नहीं, डायरेक्ट दे दिया है, बहुत ही अच्छा बात है। 1.50 करोड़, तो इसको कैसे लिखोगे? 1.5 लिखोगे तो ऐड कैसे करोगे? तो इसको इंटू करना पड़ेगा 1 करोड़ से, है ना। 1.5 इंटू 1 के बाद 7 0 देके तुम लोग को इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 4 5 6 7 तो हमें मिल जाएगा, कितना होगा? 1 लाख नहीं 1 करोड़ 50 लाख, ठीक है। 1 करोड़ 50 लाख का मतलब 1.5 करोड़। अब टोटल करेंगे तो मिलेगा टोटल कॉस्ट, मतलब इस टोल को चलाने का खर्चा कितना आता है मंथली। तो 1.5 करोड़ प्लस ये हो गया 30 और ये 39, ये हो गया 8 + 1 9, 39,40,000, 39,40,000 प्लस 54,000 प्लस 2,43,000 प्लस 45,000 प्लस 98,000, 1 करोड़ 93,80,000। अच्छा मेरा गलत हुआ क्या? 93 या 94 होना चाहिए। देखो तो तुम लोग ऐड मेरा सही हुआ है कि नहीं। ओ ये 1 है, यहाँ सामने ना एक 1 है, मैंने सिर्फ 98 ऐड कर दिया, ये 1 इधर आ गया मुझे दिखाने, इसमें 1 लाख और ऐड। ठीक है, तुम लोग अपना सही ऐड करो, तुम लोग का 1,94 ही आना चाहिए। मेरा ये इधर 1 आ गया तो वो मैंने देखा नहीं, इसीलिए सिर्फ 98,000 को ऐड कर दिया, इसीलिए 1 लाख कम दिख रहा था। 1 करोड़ 94,80,000 जो है इस पूरे मंथ में, अप्रैल के मंथ में एक कॉस्ट जो है इनकर्ड हुआ है इस टोल को ऑपरेट करने का। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कैलकुलेट कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लोग का टोटल कॉस्ट लेना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट पर मंथ जितना है डिवाइडेड बाय टोटल किलोमीटर ट्रैवल पर मंथ में जितना टोटल किलोमीटर ट्रैवल होगा। तो टोटल कॉस्ट आ गया 1 करोड़ 94,80,000। तो 1 मंथ में ये कॉस्ट होता है टोल को ऑपरेट करने का, और 1 मंथ में कितना किलोमीटर ट्रैवल होता है। तो जितना बड़ा हाईवे होगा उतना ही, क्योंकि हाईवे तो पूरा मतलब 60 किलोमीटर का है, तो फिर इसका मतलब ये 60 किलोमीटर का व्हीकल का ही तो चार्ज लिया जाता है ना। टोल तो कहीं एक स्पेसिफिक प्लेस पे लगा दिया जाएगा, टोल का जो ऑफिस होगा, लेकिन वो किस लिए लिया जाता है? क्योंकि हम लोग इस हाईवे को यूज कर रहे हैं जो कि 60 किलोमीटर का है। तो इसका मतलब हम लोग का जो किलोमीटर ट्रैवल होता है वो होता है 60 किलोमीटर। एक एक गाड़ी 60 किलोमीटर ट्रैवल के लिए ही तो वो पेमेंट करता है, तो डिवाइडेड बाय 60। तो इसमें आंसर आ रहा है हम लोग का 3,24,066.666 बोल रहा है। तो यहाँ पर हो गया ₹3,24,666.67 किलोमीटर पर मंथ। मतलब इसका ये आंसर हो रहा है कि अगर 1 किलोमीटर 1 मंथ में ट्रैवल किया जाता है तो इतना कॉस्ट लग जाता है। ठीक है, कॉस्ट पर किलोमीटर ट्रैवल। अच्छा, अब इसके बाद बोला था कि यहाँ पर टोल रेट पर व्हीकल निकालो, एक एक व्हीकल से कितना टोल टैक्स चार्ज किया जाता है, कितना टोल रेट या टैक्स चार्ज किया जाता है। तो टोल रेट पर व्हीकल तो कितना चार्ज किया जाएगा? तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल टोल रेट मतलब जो सेल वैल्यू होता है जिसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड होगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ व्हीकल पर मंथ ट्रैवल। एक महीने में जितना व्हीकल ट्रैवल करता है। तो टोटल रेट का मतलब क्या हो जाएगा? रेट का मतलब सेल वैल्यू, यानी टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अगर हम लोग कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो ही तो हमें सेल वैल्यू पता चलेगा। टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर मंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ व्हीकल पर मंथ ट्रैवल, क्योंकि पर मंथ से पर मंथ को ही डिवाइड करेंगे तो ही सही आंसर आएगा। अच्छा, टोटल कॉस्ट हम लोग का पर मंथ का पता है, टोटल कॉस्ट पर मंथ का है हम लोग का यहाँ पर ये वाला 1 करोड़ 94 लाख
80,000 और इस पे कितना प्रॉफिट अर्न करने का इन्होंने सोच रखा है, यहाँ बता दिया था 25% ऑन टोटल कॉस्ट, तो इस पे 25% लगाएंगे। तो फिर से लिखेंगे 1,94,80,000 इंटू 25%, ठीक है, इंटू 25%। तो हमें प्रॉफिट जो है मिल जाएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ व्हीकल, जो कि अभी तक हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया है, करना पड़ेगा। तो पहले हम ये चेक कर लेते कितना आता है। 1,94,80,000 इंटू 25% इंटू 25%, तो ये हो गया 4870 प्लस 1,94,80,000, तो ये आ रहा है 2,43,50,000। मतलब पूरे 1 मंथ में 2,43,50,000 का टोल से अर्निंग होता है, ठीक है। और ये अर्निंग होता है, डिपेंड करता है कितना गाड़ी जा रहा है आ रहा है, ठीक है, गाड़ी से ही तो कलेक्ट करना है, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि मंथली कितना गाड़ी चलता है। तो इन्होंने यहाँ एक एस्टिमेशन दिया था कि इनका ये मानना है कि ये टोल कलेक्शन जो है 10 साल तक चलेगा। ये देखो यहाँ पर बोला है using the highway, the company has estimated that a total of 12 crore vehicle will be using this highway during the 10 years toll collection tenure। 10 साल जो है टोल कलेक्शन चलेगा और 10 साल में टोटल 12 करोड़ व्हीकल चल सकते हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं जिसमें हम लोग कितना व्हीकल पर मंथ चलता है वो निकालते हैं। कैलकुलेशन मैम वो आपने जो वहाँ पे लास्ट कैलकुलेट किया है, जहाँ पे आपने 1,94,80,000 प्लस क्या लिखा है? प्लस फिर से 1,94,80,000 इंटू 25%, जैसे मैंने बोला था कि 100 कॉस्ट है, फिर उस पे 25%। तो यहाँ 100 वो तो मेरा assumption था, मतलब 25 के बेसिस पे, यहाँ तो कॉस्ट आया हम लोग का इतना, तो ये 100 के जगह रिप्लेस हो जाएगा इंटू 25%। ओके मैम। अच्छा अच्छा, अब तुम लोग से नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि एक महीने में कितने सारे व्हीकल जाते होंगे उस हाईवे के ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ व्हीकल यूजिंग द हाईवे पर मंथ कितने सारे व्हीकल इस हाईवे को यूज करते हैं। तो इनका एस्टिमेशन ये है कि 12 करोड़ व्हीकल यूजिंग दिस हाईवे इन 10 ईयर्स। ये इन्होंने एक एस्टिमेशन दिया है कि 10 ईयर्स में 12 करोड़ व्हीकल इस हाईवे को यूज करेंगे। तो पर ईयर कितना व्हीकल इस हाईवे को यूज करेगा, देन पर ईयर कितने सारे व्हीकल इस हाईवे को यूज करेंगे, पहले ये बताओ। अगर 10 साल में 12 करोड़ व्हीकल इस हाईवे को यूज करेंगे तो पर ईयर कितने सारे व्हीकल इस हाईवे को यूज करेंगे, तब तो पर मंथ निकलेगा। दस साल में 12 करोड़ व्हीकल चलेगा इस हाईवे पे, ये इनका एस्टिमेशन है। तो एक साल में कितना व्हीकल चलता होगा, कैसे निकालोगे? कम चलेगा ना, तो कम होने से क्या होता है, डिवाइड। तो बोलो कितना होगा। मैम 1,20,00,000 व्हीकल। हाँ 1.2 करोड़, ये देखो 12 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 ईयर, तो पर ईयर जो है 1.2 करोड़ व्हीकल यूजिंग दिस हाईवे। तो पूरे 1 ईयर में 1.2 करोड़ व्हीकल इस हाईवे को यूज कर लेगा। 1 ईयर में इतना होगा, तो पर मंथ कितना व्हीकल इस हाईवे को यूज करेगा बताओ। अब पर मंथ निकालना पड़ेगा, पर मंथ का बताओ कितना होगा। देन पर मंथ नंबर ऑफ व्हीकल, हाँ 10 लाख नंबर ऑफ व्हीकल यूजिंग दिस हाईवे, यहाँ पर 1.2 करोड़ डिवाइडेड बाय 12 कर दो। 1.2 करोड़ तो पूरे 12 मंथ्स का हो रहा है, 1 ईयर का यानी 12 मंथ्स का, तो 1.2 डिवाइडेड बाय 12, तो ये 0.1 आएगा। लेकिन ये तो करोड़ में है ना, तो इसमें इंटू
70, 1 के बाद 70 देके मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर आ जाएगा 3, 4, 5, 6 और 7, ये हो गया 10 लाख। तो इसका मतलब टोटल 10 लाख जो है व्हीकल इस हाईवे से जाता आता होगा पूरे 1 मंथ पे, ठीक है। ये हम लोगों ने कैसे निकाला, जो इनका एस्टिमेशन था उसी से कैलकुलेट किया कि इनका एस्टिमेशन है कि 10 इयर्स में 12 करोड़ व्हीकल चलेंगे इस पे, पर ईयर 1.2 करोड़, और पर मंथ एक एक करके हम लोगों ने डिवाइड कर लिया, पर मंथ 10 लाख। तो इसका मतलब अगर 1 मंथ में टोल टैक्स का कलेक्शन हम लोग का इतना हो जाएगा, वो कितने व्हीकल से हो रहा है, वो हो रहा है 10 लाख व्हीकल से, ठीक है, वो 10 लाख व्हीकल से हो रहा है। ये कहां से मिला, वर्किंग नोट नंबर 1 से मिला। तो 10 लाख व्हीकल से हम लोग ये कलेक्ट करेंगे, तो एक एक व्हीकल से कितना टोल टैक्स चार्ज कर रहे हैं, तो 243.50 डिवाइडेड बाई, हाँ डिवाइडेड बाई हम लोग का हो गया 10 लाख, ठीक है 10 लाख। इसका मतलब 24.35 रुपीस करके हम लोग एक एक व्हीकल से टोल टैक्स ले रहे हैं, यानी ₹24.35 पर व्हीकल पर मंथ, वो भी मंथली, ठीक है। तो काफी कम है, इतना कम होता नहीं है, जो भी हो, जैसा हमें डेटा दिया था वैसा ही कर दिया हम लोगों ने। हम लोग को बोला था, देखो सबसे पहला बात क्या है ना, कॉस्ट का कोई रूल्स नहीं होता है, जो भी तुम लोग को कैलकुलेट करने बोलेगा तुम लोग को पहले सोचना पड़ेगा उसके हिसाब से मुझे कैलकुलेट क्या करना है। जैसे देखो हमें तो ये कैलकुलेट करने बोला है, लेकिन पहले दिमाग में ये सोचना है कि ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या क्या डेटा चाहिए, तब ना हम लोग वो डेटा कैलकुलेट करेंगे। जैसे ये वाला बोला था कि बोलो एक व्हीकल से हम लोग कितना टोल रेट कलेक्ट करते हैं, देखो यहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है, कितना टोल मतलब कलेक्ट करते हैं एक व्हीकल से, ठीक है। तो एक व्हीकल से हम लोग कितना टोल कलेक्ट करते हैं, एक व्हीकल से देखो पर मंथ जो है टोल से कलेक्शन हो जाता है इतना, इतने सारे व्हीकल चलते हैं, यानी एक व्हीकल से हम लोग कलेक्ट करते हैं इतना रुपया, 24.35 एक व्हीकल से। अब ये कैलकुलेट करने के लिए टोल रेट का मतलब हो जाएगा जो कस्टमर से चार्ज करे, तो कस्टमर से टोल के लिए क्या चार्ज करेंगे, टोल को मैनेज करने का जो भी खर्चा होता है वो तो लेंगे ही, प्लस उस पर प्रॉफिट भी लगाएंगे। प्रॉफिट क्यों लगाना है, प्रॉफिट इनको इसीलिए लगाना है ताकि ये लोग इंटरेस्ट और बाकी और भी कुछ खर्चा है ताकि वो कवर कर पाए, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो उससे वो खर्चा पे कर देंगे, ऐसा बोला है हमें। तो हम लोग को टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट का परसेंटेज हमें क्वेश्चन में बता दिया था जो कि है 25% ऑन कॉस्ट, यानी अगर टोटल कॉस्ट मिल गया तो उस पर 25% लगा देंगे। तो टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कि इस टोल के काम को मैनेज करने के लिए किन लोगों का रखा गया है और इसके लिए क्या खर्चा होता है। तो कलेक्शन पर्सोनेल को रखा गया है, सुपरवाइजर को, सिक्योरिटी पर्सोनेल को, बूथ मैनेजर को रखा गया, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस होता है, टेलीफोन और मेंटेनेंस कॉस्ट, जिसको हमें कैलकुलेट करना पड़ा, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था, ये सब डायरेक्टली दिया हुआ था और एक डेप्रिसिएशन दिया हुआ था। तो पूरे मंथ में इस टोल के कलेक्शन को मैनेज करने के लिए खर्चा हो जाता है 1,94,80,000। अब इस पे इनको 25% प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो ये तो रिकवर करना ही है मंथली, और इस पे 25% प्रॉफिट कमाना है जो कि रेट आ जाएगा। और ये हम लोग किससे कलेक्ट कर रहे हैं, एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग पूरे मंथ में इतने सारे व्हीकल, 10 लाख व्हीकल जो है इस हाईवे को यूज करेंगे, तो एक एक व्हीकल से इतना कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर देखो ये जो दिया हुआ है कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ, हमें ये भी कैलकुलेट करने के लिए बोला था कि बोलो कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ कितना हो जाएगा, मतलब 1 किलोमीटर एक मंथ अगर कोई व्हीकल चलता है तो हम लोग का कॉस्ट कितना लग जाता है, तो टोटल कॉस्ट इतना है। और पूरा जो मतलब 60 किलोमीटर है, ठीक है, पूरा हम लोग का जो हाईवे का जो मतलब डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है, तो 60 किलोमीटर ट्रैवल होने से इतना, मतलब 1 किलोमीटर ट्रैवल होने से कितना खर्चा होगा, तो 60 किलोमीटर का अगर इतना है तो 1 किलोमीटर का हो जाएगा इतना, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला था, ये 2 पॉइंट। तो पहले ये समझना पड़ेगा कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, तभी हम लोग कर पाएंगे। अच्छा, इसके बाद 11th नंबर वाला अभी नहीं करेंगे, वो काफी बड़ा है, देखो क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है, ये टीचर के ऊपर है, मतलब जो है एजुकेशन सेंटर के ऊपर है, टीचर स्टूडेंट जो एक्सपेंस होता है, स्कूल कॉलेज या कॉलेज का होगा शायद, मुझे जितना लग रहा है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इलास्ट्रेशन 12 जो है ये हम लोग कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि
कुछ कंपनी का नाम दिया है क्या, सेंजिएट कैसा कुछ नाम दिया है। लाइफ केयर लिमिटेड ऑपरेट्स इन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, ये लोग लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस पे ऑपरेट करते हैं, मतलब जो LIC वगैरह बेचते हैं ना वही बोल रहा है। लास्ट ईयर इट लॉन्च्ड ए न्यू टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब इंश्योरेंस बेचते हैं ये लोग। तो लास्ट ईयर इन्होंने एक नया इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया है फॉर प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स प्रोटेक्शन प्लस, मतलब जो इन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया ना उसका एक नाम दे दिया है। नाम क्या है इंश्योरेंस पॉलिसी का, प्रोफेशनल प्रोटेक्शन प्लस, ठीक है। मतलब जो भी प्रोफेशनल्स है उनके लिए ही इन्होंने किया है, ये देखो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स के लिए, और उनके लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी निकाला है जिसका नाम दिया है प्रोफेशनल प्रैक्टिस प्रोटेक्शन प्लस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर दिया जैसे प्रोडक्ट का नाम होता है ना, जैसे कोई नया फोन आ गया उसका नाम होता है, वैसे ही इनके इंश्योरेंस पॉलिसी का भी नाम है। द कंपनी हैज इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द लास्ट ईयर फॉर द पॉलिसी के लिए इन्होंने क्या क्या खर्चा किया है, मतलब ये पॉलिसी को रेडी करके मार्केट में सेल करने के लिए इनका क्या खर्चा हुआ। बोल रहा है पॉलिसी को डेवलपमेंट करने का खर्चा इतना हुआ, पूरे ईयर का बता रहा है। कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, अब नया प्रोडक्ट लाए हो मार्केट में तो उसे लॉन्च कर रहे हो तो उसका मार्केटिंग भी तो चाहिए, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, तो बोल रहे हैं मार्केटिंग का पूरा खर्चा हुआ है इतना। सेल सपोर्ट एक्सपेंस, सेल करने के लिए जो भी सपोर्टिव एक्सपेंसेस का जरूरत था, क्या था नाम नहीं बोला है, बोला सेल सपोर्ट एक्सपेंसेस वो इतना। पॉलिसी इंश्योरेंस कॉस्ट, ठीक है, सॉरी पॉलिसी इशुएंस कॉस्ट, पॉलिसी को इशू करने के टाइम पे जो खर्चा लगता है वो है इतना। पॉलिसी सर्विसिंग कॉस्ट इतना, क्लेम्स मैनेजमेंट कॉस्ट इतना, IT कॉस्ट ये लग रहा है, पोस्टेज एंड लॉजिस्टिक ये लग रहा है, फैसिलिटी कॉस्ट ये हो गया, एम्प्लॉय कॉस्ट, ठीक है, ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये सब खर्चा लग रहा है, तब जाके ये लोग ये प्रोफेशनल प्रोटेक्शन प्लस पॉलिसी को बना पा रहे हैं। पूरे 1 ईयर का ये इतना सारा खर्चा लग जाएगा। हम लोगों का कैलकुलेशन क्या करने बोला, अच्छा कुछ और भी डेटा दिया है। 528 पॉलिसी इन्होंने बेच दिया, मतलब 528 पर्सन्स को इन्होंने पॉलिसी बेच दिया है, और टोटल इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ द पॉलिसी बोल रहा है 1320 करोड़। अब इंश्योर्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है, इंश्योर्ड वैल्यू का मतलब होता है कि कोई अगर अपने कोई मान लो LIC कर रहा है, ठीक है, LIC लिया है, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी। अब इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद सबसे पहला काम ये होता है टाइम पे प्रीमियम भरना, ठीक है, टाइम पे प्रीमियम भरना। अब प्रीमियम कब भरना है, जैसा पॉलिसी लिया गया है, मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, 6 मंथ्स का हो सकता है, अलग अलग टर्म्स कंडीशन होता है। अब अगर कोई अपना सही प्रीमियम भरेगा, अब मान लो इंश्योरेंस पॉलिसी था 10 साल का, 5 साल का, 15 साल का, जैसा भी जो भी ड्यूरेशन होगा, अलग अलग पॉलिसी का अलग अलग टर्म्स कंडीशन होता है। तो अगर कोई पर्सन सही तरीके से अपना प्रीमियम वगैरह भर देगा, मान लो उसका 5 साल का पॉलिसी था, 5 साल कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद कंपनी को उसे क्या करना पड़ेगा, जो भी प्रॉमिस किया था कि इतना आपको रिटर्न करेंगे उतना रिटर्न करना पड़ेगा। तो वो होता है इंश्योर्ड वैल्यू, ठीक है, कि कितना मिलेगा, उसको बोलते हैं सम इंश्योर्ड या फिर इंश्योर्ड वैल्यू, इंश्योर्ड वैल्यू बोला जाता है। ये तुम लोग पार्टनरशिप में भी आगे देखोगे, इंश्योर्ड वैल्यू होता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, वहां पर भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी होता है। तो जो भी हो, इंश्योर्ड वैल्यू जो है 1320, मतलब सब अगर पॉलिसी जो भी पेमेंट करना पड़ेगा, जो लोग भी सही तरीके से अपना पॉलिसी चला रहे, जो बीच में प्रीमियम वगैरह नहीं दे रहे, उनको इंश्योर्ड वैल्यू नहीं मिलता है, ठीक है। तो अगर कोई अपना पॉलिसी सही तरीके से चला रहा है, सारा टर्म्स कंडीशन फुलफिल किया, तो इंश्योर्ड वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है इस कंपनी का टोटल इंश्योर्ड वैल्यू पॉलिसीज जो है वो है 1320 करोड़, ठीक है। जितने सारे पॉलिसीज इन्होंने बेचे हैं, वो अगर इन्होंने जो भी पॉलिसीज बेचे हैं 528, अगर ये लोग सही तरीके से अपना प्रीमियम वगैरह भरेंगे तो इनको 1320 करोड़ देना पड़ेगा, जब भी LIC का टर्म्स कंडीशन कंप्लीट हो जाएगा। LIC तो नहीं है इनका, पॉलिसी का नाम अपना कुछ क्या है, प्रोफेशनल प्रोटेक्शन प्लस, ठीक है। तो कैलकुलेट करने बोला है, टोटल कॉस्ट फॉर प्रोफेशनल प्रोटेक्शन प्लस, कॉस्ट तो दे ही दिया है पॉलिसी, लेकिन यहाँ पर देखो हम लोग को बोला है टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, तो हमें करना क्या चाहिए था, अगर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने बोला है, सिंपल हम लोग ये लाइन बाय लाइन अगर ऐड कर देते हैं तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, ये सब ऐड कर दोगे तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन का इतना आसान होगा नहीं होगा। यहाँ पर बोला है टोटल कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करना है, इसको हमें सेग्रीगेट मतलब अलग अलग सेक्टर में से डिवाइड करके दिखाना है इस कॉस्ट को। क्या क्या सेक्टर में दिखाना है, द कॉस्ट इनटू 4 मेन एक्टिविटीज, 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड सेल सपोर्टिंग कॉस्ट, ऑपरेशंस कॉस्ट, IT कॉस्ट और सपोर्ट फंक्शंस, ये 4 कैटेगरी
में ये कॉस्ट को डिवाइड करके लिख के दिखाना है। पूछा है कैलकुलेट कॉस्ट पर पॉलिसी, पहले हम ये टोटल कॉस्ट तुम लोगों को कैलकुलेट करके दिखाते हैं। हमें 4 पार्ट्स में कॉस्ट को डिवाइड करना है और हमें अपना जो है बेसिक सेंस लगा के समझना पड़ेगा कि कौन सा कॉस्ट कहां पर जाएगा। तो अभी हम लिखते हैं, देखो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस हमें अलग अलग हेड पे सही तरीके से कॉस्ट को एलोकेट करना है। इसका भी कोई रूल्स नहीं है कि हम तुम लोग को रीड करवा दें या फिर याद करवा दें, और याद करना वैसा आसान भी नहीं कि इतने आसानी से हम लोग याद कर लेंगे। हम लोग का इलास्ट्रेशन 12 करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट फॉर प्रोफेशनल प्रोटेक्शन प्लस पॉलिसी। ये पॉलिसी का नाम है, जैसे LIC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वैसे यही वाला। अच्छा, अब कॉस्ट तो हमें पता था, आसानी से डिवाइड करके लिख सकते थे, लेकिन अभी क्या होगा, हमें अलग अलग हेड में लिखना पड़ेगा। पहला हेड है प्रोडक्ट डेवलपमेंट मार्केटिंग एंड सेल्स सब, तो यहाँ पर लिखते हैं पहला कॉस्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट। ठीक है, इसमें क्या क्या कॉस्ट आएगा ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा देखो इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखते हैं, बोल रहा है पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट, तो ये इसमें ही आ जाएगा, ये वाले हेडिंग में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो लिखा हुआ ही है डेवलपमेंट कॉस्ट, तो अगर मेरा हेडिंग है डेवलपमेंट से रिलेटेड तो ये डेवलपमेंट कॉस्ट यहीं पर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट, बस हमें नाम देख के समझ लेना है कि किस हेडिंग में देने से एप्रोप्रिएट होगा। 11,25,000, 11,25,000 ये हो गया पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट। अच्छा, फिर उसके बाद है कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग ऑफ द पॉलिसी, ये मार्केटिंग का ही हेडिंग है, तो ये भी यहीं पर आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग ऑफ पॉलिसी, मार्केटिंग ऑफ द पॉलिसी। अच्छा, मार्केटिंग का आ जाना है हम लोग का 45,20,000, 45,20,000। ठीक है, इसके बाद बोला है सेल्स सपोर्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सेल्स। यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सेल्स सपोर्ट का हेड इधर ही दिया हुआ है, तो सेल्स सपोर्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, ये है हम लोग का 11,45,000। अच्छा, उसके बाद देखो है पॉलिसी इंश्योरेंस कॉस्ट, तो वो तो डेवलपमेंट भी नहीं, इश्यूएंस कॉस्ट, ना तो डेवलपमेंट बोल रहे हैं, ना तो मार्केटिंग, ना तो हम लोग का सपोर्टिंग। तो देखते हैं और क्या हेड था। इसके बाद था हम लोग का ऑपरेशन IT और सपोर्ट फंक्शन, तो एक काम करते हैं यहाँ पर ना हम लोग लिख लेते हैं, सेकेंड वाला में लिख लेते हैं ऑपरेशन, उसके बाद IT कॉस्ट हेड बना लेते हैं, और एक है सपोर्ट फंक्शन, तो देखो हमें ना कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है जिसके बेसिस पे हम लोग समझ ले, हम लोग लैंग्वेज पढ़ के समझ रहे हैं कि कौन सा कॉस्ट कहां पर जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर ना एक IT कॉस्ट हमें दिख ही रहा है, तो IT में IT लिख देते हैं। देखो ये 3 तो हमें समझ में आ रहा था, हम लोगों ने इजीली लिख लिया, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको हम लोग इग्नोर करके दूसरे वाले में भी जा सकते हैं। ये 3 तो हमारे पहले वाले हेडिंग से मैचअप होता था, लिख लिया। अब यहाँ मुझे IT कॉस्ट दिख रहा है, तो क्यों ना IT कॉस्ट में IT कॉस्ट को लिख लेते हैं 74,32,000। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, कम से कम हम लोग उसे वो सारे कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे जो हम लोग का यहाँ या फिर दूसरे किसी जगह में आने वाला है। तो पहले हम लोग IT कॉस्ट आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, लिख लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास अलग से अवेलेबल ही है IT कॉस्ट, तो ये IT में ही जाना चाहिए। तो ये हो गया 74,32,000, 74,32,000। ठीक है, अच्छा और देखते हैं ऐसा कोई कॉस्ट है जो हमें समझ में आ जाए, कहाँ लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो
हम लोग सपोर्टिव फंक्शन चेक कर सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ लिखा ना सपोर्टिव फंक्शन मतलब ऐसा काम जो हमारा मेन टास्क तो नहीं है, हमें सपोर्ट देता है। जैसे मैंने तुम लोग को काफी बार एग्जांपल दिया है, जैसे मान लो स्कूल कॉलेज में जो कैंटीन रहता है, तो कैंटीन जो है वो सपोर्टिव फंक्शन है लेकिन मेन नहीं है, क्योंकि स्कूल कॉलेज का काम बच्चों को खिलाना नहीं है, उनको एजुकेशन देना है, ठीक है। तो जो कैंटीन का फैसिलिटी रहता है, या फिर हॉस्पिटल वगैरह में भी रहता है कैंटीन का फैसिलिटी, लेकिन लोग कैंटीन एक्सेस करने के लिए हॉस्पिटल नहीं जाते, लोग बीमार होते हैं तो जाते हैं। कैंटीन जो है सपोर्टिव फंक्शन की तरह काम करता है। या किसी फैक्ट्री में कैंटीन है, तो वर्कर तो फैक्ट्री में काम करके अर्निंग करने के लिए जाते हैं, खाने के लिए नहीं जाते हैं। हाँ अगर है तो अच्छा है, टाइम बचता है, तो ये सब होता है सपोर्टिव, ठीक है। तो यहां से देखते हैं सपोर्टिव हमें क्या क्या लग रहा है। देखो ये तीन तो हम लोगों ने लिख लिया यहां तक, ठीक है, ये सब हम लोगों ने लिख लिया, और इधर हम लोगों ने ये आईटी वाला भी लिख लिया। सपोर्टिव में क्या हो जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना इनका काम है, तो ये देखो ये जो है पोस्टेज एंड लॉजिस्टिक, ये इनका सपोर्टिव फंक्शन हो जाएगा। मतलब ये जो है पोस्ट का फैसिलिटी, पोस्ट मतलब जो पोस्टिंग वगैरह होता है ना, मतलब पोस्टेज का जो भी काम होता है, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी में जो है पोस्ट हम लोग जो क्या बोले उसे, पोस्टेज का जो काम यूज होता है, ठीक है, लॉजिस्टिक का जो काम होता है वो सपोर्टिव फंक्शन की तरह काम करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो फैसिलिटी कॉस्ट, ठीक है, फैसिलिटीज कॉस्ट, क्या फैसिलिटी है नहीं बोला है तो हम लोग बोल सकते हैं फैसिलिटी मिल रहा है हमें, यानी सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। फिर इम्प्लॉय कॉस्ट और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, तो ये चार जो कॉस्ट है ना, ये मेरे हिसाब से सपोर्टिव होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें फंक्शन क्या क्या दिया था, देखो पहला फंक्शन जो था उसमें तो ये हम लोगों ने 3 पॉइंट लगा दिया, ठीक है। आईटी में आईटी लगा दिया, 2 तो हम लोगों ने फंक्शन रेडी कर लिया, बच्चा सपोर्टिव और ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब मेन एक्टिविटी, तो देखो पॉलिसी इशू करना, पॉलिसी को सर्विस देना, पॉलिसी जिनको करवाए उनको सर्विस देना, मतलब घर पे जाके प्रीमियम वगैरह कलेक्ट करना, या उनको बता देना आपका प्रीमियम का टाइम हो गया, ये सब सर्विसिंग देना। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, मेन एक्टिविटी है, मेन काम है। पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं तो मेन काम क्या हो जाएगा, पॉलिसी को इशू करना, पॉलिसी को सर्विस कर, पॉलिसी सर्विसिंग कॉस्ट जो है, क्लेम मैनेजमेंट कॉस्ट, मतलब जो भी क्लेम करेंगे कि मेरा पॉलिसी कंप्लीट हो गया, मेरा पेमेंट जो मुझे मिलना है दे दीजिए। जब इंश्योरेंस पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगा तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग, टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा, ठीक है। तभी तो हम लोग एलआईसी करते हैं कि 5 साल बाद मुझे ये पैसा मिल जाएगा। तो ये सब जो है मेन काम है, तो ये हम लोग का ऑपरेशन में आना चाहिए। ये 3 एक्टिविटी जो है, 3 कॉस्ट जो है, ये हम लोग का ऑपरेशन में आना चाहिए। तो चलो हम ऑपरेशन वाला ही पहले लिख देते हैं। ऑपरेशन यानी मेन काम से रिलेटेड जो भी कॉस्ट हम लोग का होगा, तो पॉलिसी इशुएंस कॉस्ट, पॉलिसी इशुएंस कॉस्ट, ठीक है। और हो जाएगा हम लोग का पॉलिसी सर्विसिंग कॉस्ट, पॉलिसी सर्विसिंग कॉस्ट, और पॉलिसी क्लेम कॉस्ट, या फिर क्लेम मैनेजमेंट, यहाँ पर लैंग्वेज क्लेम मैनेजमेंट था, तो यहाँ पर वैल्यू हो गया 10,05,900, 10,05,900। अच्छा सर्विसिंग का हम लोग का हो जाएगा 35,20,700, 35,20,700, और क्लेम का हम लोग का है 125,600। ये हम लोग का हो गया ऑपरेशन का कॉस्ट। आईटी का भी लिख लिया। अच्छा अब बाकी बच्चा देखो, बाकी जो है सपोर्टिव फंक्शन ही है, पोस्टेज लॉजिस्टिक, ये सपोर्ट देता है इंश्योरेंस पॉलिसी के काम को। फैसिलिटीज, तो ये तो फैसिलिटी यानी सपोर्टिव हो गया। इम्प्लॉय कॉस्ट और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये सब हम लोग का सपोर्टिव में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं पोस्टेज एंड लॉजिस्टिक। जैसे बाई पोस्ट जो है इंश्योरेंस का कोई कॉपी डेटा ये सब आ गया, तो ये इनको सपोर्ट करता है। फैसिलिटी कॉस्ट, इम्प्लॉय कॉस्ट और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। इसका कोई रूल्स नहीं है कि हमें कौन सा कॉस्ट कहां दे रहा है, लेकिन हम लोगों को पढ़ के समझना पड़ेगा। जैसे देखो ये 3 हेडिंग का 3 पॉइंट था, तो ये लिखना आसान था। मेन एक्टिविटी के हिसाब से पॉलिसी को इशू करना, पॉलिसी का सर्विस देना, पॉलिसी का क्लेम पेमेंट करना, ये सब मेन ऑपरेशन में आ गया। आईटी का आईटी लिखा हुआ है तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो बाकी जो भी बचा वो मैंने यहाँ सपोर्टिव फंक्शन में दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कितना कितना हो जाएगा। 10,25,000, 15,24,000, 10,25,000, 15,24,000,
अच्छा, फिर 5,60,16,24,000, 5,16,20,400, ठीक है। ये सब टोटल करने से हम लोग का टोटल कॉस्ट आ जाएगा, जो कि हमें पूछा था कि बता दो। तो हम लोग डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन हमें ये 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए बोला गया था। तो देख लेते हैं कितना हो रहा है। ये सब ऐड करने से हम लोग का आ जाएगा 11.25 प्लस 45.2 प्लस 11.45, तो ये हो गया 67.9, मतलब 67,90,000, ठीक है। इधर लिख रहे हैं, इधर एक कॉलम बना के लिख रहे हैं। अच्छा, अब ये सबका टोटल देखते हैं। 10 अच्छा नहीं, इसको पूरा लिखना पड़ेगा। 10,05,900 प्लस 35,20,700 प्लस 125,600 प्लस 74,32, 1 करोड़। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है मेरा 120,84। एक मिनट फिर से देखते हैं, ये कुछ गलत लिखा है मैंने शायद। एक बार देख लेते हैं। इशुएंस पॉलिसी इशू कॉस्ट, ये शायद मेरा आईटी का इधर इंक्लूड कर लिया। ये देखो, आईटी का इधर इंक्लूड कर लिया, ये यहाँ पर लगना चाहिए। ठीक है, 7,432 ये माइनस होना चाहिए। 12084,200 आया था, इसमें मैंने गलती से आईटी का भी ऐड कर लिया था, जो कि है 74,32। अच्छा, ये आना चाहिए 46,52 और आईटी का तो इतना ही आएगा। इसको हम लोग आउटर कॉलम में ही लिख लेते, क्योंकि ये तो एक ही आइटम है। तो 74,32,000, ठीक है। फिर इधर ये सब ऐड करने से कितना आएगा ये देखते हैं। 10.25 प्लस 15.24 प्लस 5.6 प्लस 16.2, यानी कि 47.29, मतलब 29, ये 4 भी आ जाएगा। मतलब ये मैंने 4 यूज नहीं किया, 16.20 किया है। जो भी है, तो इसमें 1 लाख इंटू कर लेते हैं और प्लस 400 हो जाएगा, मतलब 47,29,400। तुम लोग अपना पूरा लिख के कैलकुलेट कर लो। अच्छा, ये वैल्यू प्लस इसमें ऐड हो जाएगा 74,32,000 प्लस 46,52,200 प्लस 67,90, ये हो गया। अच्छा, और इसमें हम लोग का 400 मैंने ऐड नहीं किया, अभी कर लेंगे, मतलब 600 हो जाएगा। 2,36,03,600 होगा। इसमें मेरा 400 कम ऐड किया हुआ है ना, तुम लोग अपना ऐड करके देखो, तुम लोग का यही आंसर आएगा। 2,36,03,600, ठीक है। यहाँ मेरा 400 वो लिखा हुआ नहीं है, 400 यहाँ लगा लेते हैं तो हम लोग का वही आंसर आ जाएगा। ये हो गया टोटल कॉस्ट, जो कि ऑलरेडी हम लोग नॉर्मल ऐड करते तो भी हमें मिल जाता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें बोला कि अलग अलग डिवाइड करके दिखाओ, तो हम लोगों ने वैसे दिखा दिया। पहला आंसर हो गया। नेक्स्ट बोला है कि हम लोग को कैलकुलेट करके देना है कॉस्ट पर पॉलिसी, ठीक है। तो कॉस्ट पर पॉलिसी कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, कॉस्ट पर पॉलिसी। एक एक पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने का कॉस्ट कितना होगा? तो टोटल कॉस्ट है 2,36,03,600, ठीक है। ये टोटल कॉस्ट। और कितने सारे पॉलिसी है ये देखो, इन्होंने 528 पॉलिसी सेल किया है, तो 528 पॉलिसी है नंबर ऑफ पॉलिसी, ठीक है। तो डिवाइड करने से पता चल जाएगा कि एक एक पॉलिसी पे कितना कॉस्ट इनकट होता है। तो 4,4,703.7 है, तो हम लोग 4 लिख सकते हैं, मतलब ₹44,704 पर पॉलिसी। एक एक पॉलिसी पे इतना कॉस्ट लग जाता है, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद और भी डेटा था। ये हो गया सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर कि कॉस्ट पर पॉलिसी क्या होगा। और इसमें एक पॉइंट है यहाँ पर कि कॉस्ट पर रूपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू, ये कैलकुलेट करने बोला है। तो यहाँ पर कॉस्ट पर रूपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर टोटल कॉस्ट लिखेंगे 2,36,03,600 और डिवाइड किससे करना है? इंश्योर्ड वैल्यू से, क्योंकि हमें बोला है कि इंश्योर्ड वैल्यू पे कॉस्ट कितना आता है। इंश्योर्ड वैल्यू है 1320 करोड़, ठीक है। तो 1320 करोड़ यहाँ पर लिखेंगे।
तो यहाँ पर आंसर आएगा, ये देखो, डिवाइडेड बाई 1320। तो यहाँ आंसर आ रहा है हम लोग का 17, नहीं ये करोड़ है ना, तो मुझे तो ये करोड़ लिखना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा, 23603,600 डिवाइडेड बाय 1320 करोड़। करोड़ का मतलब इसमें मेरा और भी 7 जीरो जाना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखते हैं कितना आंसर आ रहा है, 0.0017। ठीक है, तो 0.0017 और भी है वैल्यूज, ठीक है, और भी वैल्यूज है, लेकिन हम लोग कितना लेंगे, 4 डिजिट ही ले लेते हैं, 0.001788 ऐसे दिया हुआ है, तो 0.0017 ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू, ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू। हमें पूछा था कि कॉस्ट पर इंश्योर्ड वैल्यू का कितना हो जाएगा। देखो क्या दिया हुआ था, हमें बोला था कि बताओ कॉस्ट पर रूपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू, मतलब अगर इंश्योर्ड वैल्यू हमारा 1 रुपए का है तो उसके अगेंस्ट में कितना कॉस्ट लग रहा है, तो कैसे निकालेंगे। तो टोटल कॉस्ट लग रहा है 2,36,03,600 और उसके अगेंस्ट का इंश्योर्ड वैल्यू है 1320 करोड़। ठीक है, तो अगर मुझे पर मतलब कि 1 रुपए के लिए कितना कॉस्ट होगा वो मुझे पूछा है, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 1320 करोड़ मेरा इंश्योर्ड वैल्यू है, अगर मेरा कॉस्ट है 236,03,600। तो 1 रुपए अगर मेरा इंश्योर्ड वैल्यू है जो कि मुझे पूछा है, तो मेरा कॉस्ट कितना होगा, तो 236,03,600 डिवाइडेड बाय 1320 करोड़, ऐसे करके करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, जैसे तुम लोग बचपन में सीखते थे ना कि 5 पेंसिल का अगर 15 रुपए है तो 1 का कितना होगा, वैसे ही यहाँ पर बोला है कि इंश्योर्ड वैल्यू अगर 1 रुपए होता है तो उसके अगेंस्ट में कॉस्ट कितना है। तो हम लोग को 1 रुपए का तो पता नहीं, इंश्योर्ड वैल्यू अगर इतना है तो उस पे कॉस्ट इतना लग रहा है, तो 1 रुपए के बेसिस पे कितना हो जाएगा, तो डिवाइड करने से पता चल जाएगा। तो डिवाइड करने से हम लोग का आंसर कुछ इतना आया 0.0017, तो जो आया वही लिख दिया। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि ये गलत आया, तो इतना ही हो रहा है, पर इंश्योर्ड वैल्यू पे इतना कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, तो इस पे देखो ये कुछ ज्यादा टफ नहीं था, बस कैलकुलेशन था, और यहाँ पर तुम लोग को जो भी पूछा था उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद भी जो है हम लोग का एक एजुकेशन सिस्टम पे एक नया क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन और भी है। ठीक है, और 1 या 2 क्लास हमें लगे। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं।